अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक समर्थन मुझे और बेहतर बनाने और नए रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है। सुबह सुबह जुओ फैन अपने 3 सबसे छोटे बेटों के साथ दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन गेट तक पहुंचने से पहले ही उनके कदम ठिठक गए। सामने खड़े 2 लंबे चौड़े पहरेदारों ने रास्ता रोक लिया। उनका रुख सख्त था और उनकी निगाहें ठंडी और गंभीर। जुओ फैन ने थोड़ा चौंकते हुए उनकी ओर देखा। उनमें से एक ने हल्की मुस्कान के साथ तिरस्कार भरे स्वर में कहा, माफ कीजिए, अब आप हमारे मालिक के परिवार के सदस्य हैं। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कृपया बाहर जाने की जिद न करें। जुओ फैन को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर जैसे ही बात का मतलब समझ आया, वह हल्का सा हंसा। ओह, तो अब मैं भी इस सम्माननीय श्रेणी में आ गया हूं, है ना? है हमें सुरक्षित रखने के लिए ये सब इंतजाम। वाह, क्या काम है। हंसते हुए उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे का हाथ पकड़ा और वापस मुड़ने लगे। हालांकि उनके चेहरे पर हल्की चतुराई भरी मुस्कान थी। उन्होंने गेट की ओर एक अंतिम नजर डाली और धीरे धीरे पिछवाड़े की ओर चल दिए। पीछे खड़े पहरेदार एक दूसरे को देख मुस्कुराए। जैसे ही जुओ फैन ओझल हुए, उनमें से एक ने कहा, देखो तो सही कैसे झूठी मुस्कान के साथ वापस चला गया। भला ये हमारे नियमों को कब तक सह पाएगा। पिछवाड़े पहुंचकर जुओ फैन ने गहरी सांस ली और हल्की झुंझलाहट के साथ बुदबुदाया, ये तो हमें नजरबंद कर दिया। वाह, क्या योजना है इनकी। उनके सबसे छोटे बेटे ने उत्सुकता से पूछा, पापा क्या अब हम हमेशा यहीं रहेंगे? जुओ फैन ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा और ठंडी चतुराई से कहा, बिल्कुल नहीं बेटे, ये तो बस वक्त की बात है। ये लोग अपने मंसूबों में व्यस्त होंगे और हम हर कदम पर नजर रखेंगे। जब सही मौका आएगा तो हम सब देखेंगे। उसने धीमे से सिर हिलाया और तीनों बेटों के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। पर उनकी आंखों में शांति के पीछे एक हल्की चमक थी, जैसे किसी बड़े खेल की तैयारी हो रही हो। तभी एक चिरपरिचित चांदी जैसी हंसी हवा में गूंजी। जुओ फैन और उनके बेटे पलटे। बिना देखे ही उन्हें अंदाजा हो गया, अरे ये तो वही आई है। जैसे ही एक हल्की सुगंधित हवा बही, शांगुआन लाइट स्मोक की आकृति जुओ फैन और उसके बेटों के पास आ गई। उसने तुरंत सबसे छोटे बेटे गुसेंटोंग को गले लगा लिया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने हल्के मजाक भरे स्वर में कहा, छोटे तीसरे बेटे, कल रात मिस आंटी? गुसेंटोंग ने उसकी ओर बेरुखी से देखा और ठंडे स्वर में जवाब दिया, भूत ही तुम्हें याद करता है। यह सुनते ही शांगुआन लाइट स्मोक थोड़ा झेम गई। वह खुद को संभालते हुए मुस्कुराई और बोली, अरे छोटे तीसरे बेटे, तुम अब भी वैसे ही हो, बिल्कुल न बदलने वाले। गुसेंटोंग ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अनमने ढंग से कहा, मुझे छोड़ो, मैं सोने जा रहा हूं। और वह मुड़कर ठंडेपन से वहां से चला गया। शांगुआन लाइट स्मोक इस अप्रत्याशित रवैये पर हैरान रह गई। उसने जुओ फैन की ओर देखा, जो हल्की असहजता के साथ मुस्कुरा रहा था। बुरा मत मानो, जुओ फैन ने धीरे से कहा, असल में मैंने उसे आज बाहर घुमाने का वादा किया था, लेकिन अब तुम्हें पता है, मेरी पहचान बदल गई है। उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे घर में रहने का सुझाव दिया है, तो बस ये बच्चा थोड़ा नाराज है। क्या? शांगुआन लाइट स्मोक ने हैरानी और गुस्से से कहा, तुम्हें घर में नजरबंद कर दिया है? ये तुम्हारा घर है और हम यहाँ तुम्हारे मेहमान हैं। भला वे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ये हाओ छान का मैगपाई घोंसला नहीं है? ये लोग खुद को क्या समझते हैं? वो कुछ क्षण चुप रही, लेकिन फिर उसने ठान लिया, छोटे तीसरे बेटे, चिंता मत करो, आज आंटी तुम्हें जरूर बाहर ले जाएगी। गुस्से से भरी उसकी आंखें चमक रही थीं। वह गुसेंटोंग का हाथ पकड़कर गेट की ओर चल दी। जुओ फैन ने शांत भाव से उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उभरी और उसके होंठों पर एक चतुराई भरी रेखा खिंच गई। जैसे ही शांगुआन लाइट स्मोक गेट के पास पहुंची, वहां खड़े 2 पहरेदार उसे देखकर झुक गए। मिस, नमस्ते। शांगुआन लाइट स्मोक ने उनकी ओर गुस्से से देखा और सख्त आवाज में कहा, तुम लोग किस हक से इस घर के मालिक और उनके परिवार को रोक रहे हो? ये उनका घर है और तुमने उन्हें ही नजरबंद कर दिया। क्या तुम लोग सच में डाकू हो? शांगुआन परिवार ने तुम्हें सम्मान दिया है और तुमने इसे पूरी तरह से भुला दिया। पहरेदार सकपका गए। उन्होंने झुकते हुए कहा, मिस, हमें खेद है, लेकिन ये घर के मुखिया के आदेश हैं।
हम केवल उन्हीं के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। शांगुआन लाइट स्मोक चौंकी और हैरान होकर बुदबुदाई, मेरे पिताजी, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो कल ही कहा था कि इस परिवार के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। जुओफैन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे हर चीज उसकी योजना के अनुसार ही हो रही हो। जैसे ही पहरेदारों ने अपनी सफाई देनी चाहिए, शांगुआन लाइट स्मोक ने उनका हाथ उठाकर रोक दिया। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। बहाने मत बनाओ, मैं जानती हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जुओ फैन और उनके बेटे को जानबूझकर नजरबंद कर रहे हो। सोचते हो कि मैं नहीं समझूंगी? ये उनका घर है और तुम उन्हें बाहर निकलने से रोक रहे हो। अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं, ये वही घर है जहां तुम लोग मेहमान हो और अब तुम लोग इन्हें कैद कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी झिझक उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मिस, ये आदेश हमारे मालिक का है, हम तो बस उनका कहा मान रहे हैं। शांगुआन ने गुस्से से अपनी भौहें तानी और जोर से कहा, मालिक, मेरे पिता ने ऐसा आदेश नहीं दिया होगा, वे तो खुद इनका सम्मान करने की बात कर रहे थे। तुम सब ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। याद रखो, मैं यहां बैठकर ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली। गुस्से में तमतमाते हुए उसने गुसेंटों का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो छोटे बेटे, आज आंटी तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वे मुझसे बात करें। सारा दृश्य चुपचाप देख रहे जुओफैन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह भीतर ही भीतर मुस्कुराते हुए सोच रहा था, शांगुआन परिवार के भीतर ये विरोधाभास और तनाव मेरे लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन इसके लिए खुद को पीछे रखते हुए सही समय का इंतजार करना होगा। हालांकि जैसे ही वे चलने को तैयार हुए, एक तेज आवाज सुनाई दी, रुक जाओ चचेरी बहन, चाचा ने तुम्हें बुलाया है, साथ में श्री गु और उनके बेटे को भी लाना है। यह सुनकर पहरेदारों ने राहत की सांस ली। अब उनका झगड़ा समाप्त होता दिख रहा था। शांगुआन लाइट स्मोक ने एक आखिरी कड़ी नजर पहरेदारों पर डाली और कहा, मैं पहले पिता से मिलती हूं, लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं हुई है, बाद में तुमसे निपटूंगी। गुसेंटों का हाथ पकड़े हुए वह आगे बढ़ गई। जुओ फैन भी उसकी बात मानते हुए धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। लेकिन तभी एक आकृति अचानक से उसके सामने आ गई, जिसे टकराकर जुओ फैन को कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसने नजर उठाई और देखा कि यह शांगुआन यूलिन था, जो अभी अभी आया था। शांगुआन यूलिन ने उसे गहराई से देखा और चेहरे पर उपहास भरी मुस्कान लाकर बोला, क्या सोचते हो गरीब और साधारण इंसान कि तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी? ऊंची शाखा पर चढ़ने से कोई फीनिक्स नहीं बनता। तुम जैसे लोग हमेशा वहीं रहोगे जहां हो। चुओ फैन ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में चतुराई और शांत विश्वास झलक रहा था। भीतर ही भीतर उसने सोचा, तुम जैसे लोग बस ये भूल जाते हो कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंतजार करो, सही समय पर मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने काम से, शब्दों से नहीं। वह बिना कुछ कहे मुस्कुराया और शांति से शांगुआन लाइट स्मोक के पीछे चल पड़ा। जैसे ही शांगुआन युलिन तिरस्कार भरे उपहास के साथ वहां से चला गया, चुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में संयम था और मन ही मन उसने सोचा, काश ये लोग समझ पाते कि दुनिया कितनी विशाल है। शांगुआन परिवार का नाम, उनकी आंखों में सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरी नजरें इससे कहीं ऊपर हैं। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर मैं अपनी राह से भटकने वाला नहीं। जुओ फैन ने धीरे से सिर हिलाया और बिना किसी प्रतिक्रिया के शांतिपूर्वक उनके पीछे हो लिया। कुछ ही क्षणों में वे सभी विशाल हॉल में पहुंच गए, जहां शांगुआन परिवार के मुखिया शांगुआन फेक्सियोंग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शांगुआन किंगयान ने अपने पिता को देखा, वह तुरंत शिकायत करने लगी, पिताजी देखिए ना, कैसे इन पहरेदारों ने जुओ फैन और छोटे तीसरे बेटे को नजरबंद कर रखा था। ये बिल्कुल अनुचित है। हम उनके मेहमान हैं और वे। शांगुआन फेक्सियोंग ने अपनी बेटी की बात को बीच में रोकते हुए हल्के से मुस्कुराया, हे अच्छा अच्छा, यह सब एक गलतफहमी थी। शायद हमारे लोग ज्यादा सतर्क हो गए थे। तुम चिंता मत करो, मैं इसे सुलझा लूंगा। अपने हाथ हिलाते हुए उन्होंने बात को टालने की कोशिश की और फिर सीधे जुओ फैन की ओर देखा। उनकी आवाज में गंभीरता और एक नेतृत्वकर्ता का ठहराव था। यिफान,
अब तुम मेरे शांगवान परिवार का हिस्सा हो। परिवार की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। फेयन शहर में हमें अब खुलकर जानकारी जुटाना आसान नहीं है। यह काम अब तुम्हें करना होगा। हल्का धुआं और यूलिन तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनते ही शांगवान किंगयान ने झट से पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि वे बाहर जा सकते हैं? शांगवान फेक्सियोंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। मैंने तो पहले भी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। यह सब गलतफहमी थी। अब से कोई भी उनकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाएगा। यह सुनते ही शांगवान किंगयान खुशी से झूम उठी। यह तो कमाल है। उसने छट से छोटे तीसरे बेटे को गले लगा लिया और गुसैंटों के चेहरे पर भी मासूमियत भरी मुस्कान खिल उठी। जुओ फैन एक तरफ खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। भीतर ही भीतर वह सोच रहा था, जिम्मेदारी का यह भार या तो एक नई चुनौती होगा या मेरे लिए एक अवसर। अब खेल दिलचस्प होता जा रहा है। चहल पहल भरी सड़क पर जुओ फैन, शांगवान किंगयान और बीच में छोटे प्राचीन सेंटों के साथ तीनों की उपस्थिति मानो एक खुशहाल परिवार की परिभाषा बन गई हो। प्राचीन सेंटोंग दोनों के हाथ पकड़े हुए हर चीज की ओर उत्सुकता से देखता, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह जो पहली बार बाहर खेलने आया हो। सड़क पर मौजूद लोगों की नजरें बरबस ही इस दृश्य पर टिक गईं। उनकी मुस्कान, उनकी सहजता और वह अनकही गर्मजोशी, ऐसा लगता था जैसे जीवन का हर रंग इन तीनों के इर्द गिर्द सिमट आया हो। किसी को भी यह एहसास हो रहा था कि वे बस देख रहे हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस मधुर दृश्य के ठीक विपरीत एक अंधेरे कोने में खड़ा शांगुआन यूलिन इस पूरे मंजर को देख रहा था। उसकी आंखें ईर्ष्या से लाल थीं, उसके हाथ गुस्से में कांप रहे थे। वह बुरी तरह से असहाय था। उसकी नजरों में जलन और दिल में बेचैनी का सैलाब था। उसने दांत पीसते हुए सोचा, ये लोग, उनकी ये खुशी मुझे क्यों चुभती है? क्यों मैं बस छाया में खड़ा रहकर देख सकता हूँ? इधर जुओ फैन और शांगवान किंगयान बच्चों जैसी मासूमियत से खरीदारी में मगन थे। पिताजी, मुझे यह चाहिए। ठीक है, खरीद लो। चाची, मुझे वह चाहिए। ठीक है, खरीद लो। पिताजी, चाची, मुझे सब चाहिए। ठीक है, सब खरीद लो। दोनों ने प्राचीन सेंटों की मासूमियत को देखा और जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में अपनापन और खुशी के रंग थे, जो हर देखने वाले को यह एहसास करा रहे थे कि कोई भी रिश्ता अगर दिल से निभाया जाए तो वह हर खून के रिश्ते से बड़ा होता है। लेकिन दूसरी ओर शांगुआन यूलिन के दिल में यह सब देखना असहनीय था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अजनबी है, एक ऐसा इंसान जिसे हर खुशी से वंचित कर दिया गया हो। उसने मन ही मन कहा, यह दुनिया का सबसे क्रूर दृश्य है जिसे तुम अपना समझते हो, उसे किसी और के साथ इस तरह मुस्कुराते हुए देखना और कुछ न कर पाना। अचानक बाजार में एक तेज घंटी की आवाज गूंजी। चारों ओर की चहल पहल थम गई। हर किसी की नजरें उस दिशा में मुड़ गईं जहां से आवाज आई थी। जुओ फैन, शांगुआन किंगयान और सेंटोग ने भी उत्सुकता से देखा और भीड़ की ओर बढ़ने लगे। वहां एक बुलेटिन बोर्ड लगा था, जिसके पास खड़े एक गार्ड ने घंटी बजाई थी। उसकी गंभीर मुद्रा और बुलेटिन पर लिखा कुछ ऐसा था जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि इस ऐलान के पीछे आखिर क्या माजरा है। भीड़ में हर किसी की निगाहें उस आदमी की ओर थीं जो बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा होकर ऊंचे स्वर में बोल रहा था। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी, मानो वह किसी ऐतिहासिक अवसर की घोषणा कर रहा हो। उसने नोटिस की ओर इशारा करते हुए कहा, सुनिए, फेयन शहर के सभी निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर। सम्राट की राजधानी से संदेश आया है। तलवार सितारा, साम्राज्य के पहले राजकुमार, जो अपनी असाधारण खेती के लिए प्रसिद्ध थे, दुर्भाग्यवश एक गंभीर चोट के कारण अपनी डेंटियन शक्ति खो बैठे हैं। अब तक असंख्य कीमिया मास्टर्स ने इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन असफल रहे हैं। सम्राट ने दुनिया के सभी महान कीमियागरों से अनुरोध किया है कि वे उनकी सहायता के लिए आगे आएं। कोई भी जो इस चुनौती को स्वीकार कर सके और समाधान सुझा सके, उसे न केवल साम्राज्य की मान्यता मिलेगी, बल्कि रॉयल हाइनेस का आशीर्वाद भी। उसके शब्दों में न केवल गंभीरता थी, बल्कि एक आशा की किरण भी। उसके इस ऐलान के बाद भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई इस मौके के महत्व को समझने लगा था। जुओ फैन ने चुपचाप इसे सुना। सम्राट की राजधानी में यह अवसर
इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वह इस अवसर को किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने की योजना बना रहा हो। शांगुआन किंगयान ने भी ये सुना और उसका चेहरा चमक उठा। वह तुरंत उत्साह में बोल पड़ी, लेकिन फिर खुद को रोक लिया और अपनी आवाज को संयमित करते हुए कहा, चचेरे भाई, हम बहुत देर तक बाहर रह चुके हैं। तीसरा बेटा भी अब थक गया होगा। चलो वापस चलते हैं। जुओ फैन उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। वह समझ गया था कि वह जल्द से जल्द इस जानकारी को अपने परिवार तक पहुंचाना चाहती थी। ठीक है, उसने सिर हिलाया और दोनों ने घर की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन इससे पहले कि वे दूर जा पाते, अचानक एक छाया ने उनका रास्ता रोक लिया। जैसे ही उन्होंने नजरें उठाई, सामने शांगुआन युलिन खड़ा था। शांगुआन किंगयान ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, चचेरे भाई तुम। शांगुआन युलिन ने गंभीर स्वर में कहा, चचेरे भाई, आप बच्चे को वापस ले जाइए। मैं श्री गु को थोड़ी देर के लिए उधार लेना चाहता हूं। अभी मैंने फेयन वांगफू के कुछ गुप्त लोगों को देखा है। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे जांच करनी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे भाई गु का साथ चाहिए। किंगयान ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये एक जोखिम भरा काम है। श्री गु को सही सलामत वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। शांगुआन युलिन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, आप निश्चिंत रहें चचेरे भाई, मैं वादा करता हूं, मैं श्री गु को सुरक्षित लेकर लौटूंगा। हालांकि जुओ फैन ने युलिन की आंखों में छुपी एक अजीब सी चमक देख ली थी। वह जानता था कि यह आम निमंत्रण नहीं था। फिर भी उसने मुस्कुराकर सोचा, आखिर यह खेल क्या है, चलो देख ही लेते हैं। इस प्रकार शांगुआन किंगयान प्राचीन सेंटों को लेकर घर लौट गईं और शांगुआन युलिन ने जुओ फैन को एक पहाड़ी जंगल की ओर ले जाना शुरू किया। उसकी हर चाल में एक अनकहा इरादा झलक रहा था। दूर से दिखने वाले उस जंगल की घनी छाया जैसे एक रहस्य छुपा रही हो। क्या राजा फेयन सच में कीमिया मास्टर की भर्ती करना चाहते हैं? हवेली के भव्य हॉल में शांगुआन फेक्सियों की आवाज गूंज उठी, मानो एक पत्थर शांत झील में फेंका गया हो। इस अप्रत्याशित समाचार ने पूरे वातावरण को गंभीरता की एक अदृश्य परत में लपेट दिया। उनकी आंखों में शक और संभावनाओं की छाया एक साथ नाच रही थी। उन्होंने तुरंत अपने पास खड़ी शांगुआन किंगयान की ओर रुख किया, जिनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। यानेर, क्या तुमने इस खबर की सच्चाई को अच्छी तरह परखा है? उनकी आवाज में एक पिता की फिक्र और एक अनुभवी रणनीतिकार की सतर्कता दोनों ही स्पष्ट झलक रहे थे। किंगयान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उनका लहजा शांत परंतु अडिग था। जी पिता, मैंने खुद इसकी पुष्टि की है। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी है। हर गली मोहल्ले में इसी पर चर्चा हो रही है। फेक्सियोंग ने गहरी सोच में डूबते हुए माथे पर शिकन डाल ली। अगर यह सच है तो यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ पल रुककर धीरे से बुदबुदाया, मानो खुद से बात कर रहे हों। क्या यह किसी प्रकार का जाल हो सकता है? उनकी दृष्टि हलचल करती हुई कमरे के हर कोने को टटोलने लगी। अच्छा, युलिन और गु यिफान कहाँ हैं? उन्होंने किंगयान की ओर सवाल उछाला। चचेरे भाई, युलिन ने महल के पास कुछ सुराग पाए हैं, किंगयान ने जवाब दिया। उन्होंने गु यिफान को साथ लिया है और स्थिति की जांच करने निकले हैं। फेक्सियोंग कुछ पल चुप रहे, मानो वे इस जानकारी को तोल रहे हों। फिर जैसे खुद को आश्वस्त करते हुए बोले, युलिन हमेशा समझदारी से काम लेते हैं। उनके साथ गु यिफान का होना हमारी योजना के लिए और भी भरोसेमंद है। मुझे विश्वास है कि वे कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएंगे। उन्होंने गहरी सांस ली और बिना कुछ और कहे हॉल से बाहर निकल गए। उनके कदम हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे थे जहां 3 वरिष्ठ सलाहकार ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया और किंगयान द्वारा लाई गई जानकारी उनके सामने रख दी। थोड़ा ठहरकर उन्होंने कहा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह हमारे लिए सुनहरा अवसर है या शाही महल का कोई छिपा हुआ षड्यंत्र। सबसे बुजुर्ग सलाहकार ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि गहरी समझ और संतुलन से भरपूर थी। वह धीरे और प्रभावी स्वर में बोले, हर बड़ा अवसर अपने साथ जोखिम लेकर आता है। यदि हम इसे सही रणनीति से अपनाएं तो ये शाही महल तक हमारी पहुंच का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकता है। लेकिन सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी डाल होगी।
फेक्सियोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें पहले की असफलताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। पिछली बार का प्रयास हमें भारी पड़ा था। न केवल हमने कई साथियों को खोया, बल्कि मेरी बेटी भी गंभीर रूप से घायल हुई थी। बुजुर्ग सलाहकार ने शांत भाव से उनकी ओर देखा। हर युद्ध में बलिदान होता है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि यह बलिदान व्यर्थ न हो। इस मौके को खो देना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दूसरे सलाहकार ने भी अपनी आंखें खोली। यह सवाल केवल अवसर का नहीं, बल्कि सही व्यक्ति का है। हमें सोचने की जरूरत है कि कौन इस कार्य को निभाने में सबसे सक्षम होगा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सभी के चेहरे विचारों में डूबे थे, लेकिन उनकी निगाहें एक ही दिशा में केंद्रित थीं, शाही महल का रहस्य और उनकी अगली रणनीति। तो फिर क्या राजकुमार की यह अफवाह सच में झूठी है? एक भव्य हॉल जो मोतियों की जगमगाहट और वैभव से भरपूर था, वहां का हर कोना राजा के शान और ऐश्वर्य की गवाही दे रहा था। कमरे के केंद्र में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पहली सीट पर चुपचाप बैठा था। उसकी मुद्रा गंभीर थी, परंतु उसकी आंखों में तेज बिजली की चमक और विचारों की गहराई स्पष्ट छलक रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े चाय के कटोरे को हल्के से मेज पर टिकाया और उसकी दृष्टि दाईं ओर बैठे एक युवक पर टिक गई। युवक दिखने में बेहद शांत और सौम्य था। उसका चेहरा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह एक साधारण विद्वान हो, लेकिन उसकी आंखें, जो किसी रहस्यमयी गहराई से भरी थी, उस मध्यम आयु के व्यक्ति की गंभीरता को सहजता से चुनौती दे रही थीं। श्रीमान प्रधानमंत्री, आखिर आप क्या खेल खेल रहे हैं? युवक के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने सामने बैठे व्यक्ति को नापते हुए सिर हिलाया। उसके स्वर में एक तीखा लेकिन विनम्र व्यंग्य झलक रहा था। ये तो वही सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 2 महीने पहले आपके महल में ऐसा हंगामा हुआ, सैकड़ों ताकतवर लोग उसमें शामिल थे, लेकिन तलवार के राजा ने सम्राट को इस मामले की पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? पहली सीट पर बैठे मध्यम आयु के व्यक्ति का नाम था शांगुआन फेन, 9 तलवार राजाओं में से एक और इस फेयन वांगफू का स्वामी। वहीं सामने बैठा युवक था साम्राज्य का प्रधानमंत्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गूढ़ बुद्धि और निडरता का साम्राज्य में कोई सानी नहीं था। फेयन के माथे पर हल्की सी सिलवटें उभरीं। उसके चेहरे पर असहजता का भाव झलक रहा था, परंतु उसने अपनी आवाज को ठंडा बनाए रखा। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपको लगता है कि इतने साधारण मामले के लिए शाही राजधानी को रिपोर्ट करना आवश्यक था? उसने बात आगे बढ़ाते हुए अपने बाईं ओर बैठे एक और व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह व्यक्ति एक परिचित चेहरा था, जिसकी पहचान ने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को थोड़ा सतर्क कर दिया। ये थे डैन किंगशेंग, पश्चिम राज्य के पूर्व गुरु। डैन किंगशेंग ने, जो अब तक चुपचाप बैठा था, हंसते हुए अपना शराब का प्याला उठाया और हवा में घुमाते हुए कहा, भाई फेन, यह मामला आपका और प्रधानमंत्री का है। मैं तो बस एक साधारण यात्रा साथी हूँ। मेरा काम बस प्रधानमंत्री को सुरक्षित वापस भेजना है। हा हा। उसकी आवाज में हंसी जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता का हल्का सा संकेत मौजूद था। यह बात स्पष्ट थी कि हर व्यक्ति यहाँ अपनी भूमिका को समझते हुए बेहद सावधानी से अपने शब्दों को चुन रहा था। शांगुआन फेयन ने एक गहरी सांस ली, मानो खुद को शांत कर रहा हो। इस मामले का हल निकालना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हर छोटी बड़ी बात सम्राट तक पहुंचेगी तो क्या यह हमारी योग्यता पर सवाल नहीं उठाएगा? क्या आप भी ऐसा नहीं मानते, डैन किंगशेंग? डैन ने शराब का एक और घूंट लिया और हल्के से मुस्कुराया। उसकी हंसी में शांति थी, लेकिन वह इस बहस से दूरी बनाए रखने का स्पष्ट संकेत दे रहा था। भाई, मैं तो बस एक बूढ़ा साधु हूं। मुझे इन राजकीय मामलों में न खींचा जाए तो बेहतर है। कमरा गंभीरता और रहस्यमय संवादों से भर गया। हर शब्द, हर अभिव्यक्ति के पीछे कोई गहरी योजना छिपी हुई थी। यह स्पष्ट था कि यह बहस केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि शतरंज के एक सटीक मुहारे की तरह रणनीतिक चालों का हिस्सा थी। इस बार ड्रैगन तलवार राजा के साथ प्रयास करना जरूरी था, लेकिन मुझे विश्वास है कि लौटने का सफर काफी शांतिपूर्ण रहेगा। और हाँ, मैं आपको और अधिक परेशान नहीं करूंगा। मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान खेलती हुई बेली जिंगवेई ने शालीनता से सिर झुकाया और डैन किंगशेंग को अभिवादन दिया। फिर अपनी दृष्टि शांगुआन फेयन पर टिकाते हुए उसने विनम्र परंतु सीधा लहजा अपनाया। फेयन तलवार राजा, चलिए स्पष्ट रूप से बात करते हैं।
अगर 2 महीने पहले आपके महल में जो हलचल मची थी वह महज एक छोटे मोटे अपराधियों की करतूत थी, तो क्या आपका पूरा घर इतना हिल जाता और फेयुन शहर का हर कोना इतनी दहशत में आ जाता? अगर ये वाकई इतनी मामूली बात होती तो सच्चाई को क्यों छिपाया गया? आखिर ड्रैगन तलवार राजा को क्यों बचाना पड़ा? शांगुआन फेयुन की भौहें बेकाबू होकर सिकुड़ गई, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके चेहरे पर गहरी सोच और तनाव साफ झलक रहा था। बेली जिंगवेई ने स्थिति को भांपते हुए हल्के से मुस्कुराया और अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आवाज स्थिर थी, परंतु उसमें छिपा दृढ़ विश्वास स्पष्ट महसूस हो रहा था। सच तो यह है कि तलवार राजा और प्रधानमंत्री दोनों जानते हैं कि इस बार आपके महल में जो भी हुआ उसके पीछे शांगुआन परिवार का हाथ था, और उनका इरादा स्पष्ट है, 4 राज्यों के खजानों तक पहुंचना, तलवारों के देवता की शक्ति को छूना और झेनजोऊ की पौराणिक तलवार को अपने काबू में लाना। यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि आपके लिए एक अवसर भी है। अगर आप इस तलवार को सुरक्षित रूप से पूर्वजों के पास पहुंचाते हैं, तो यह न केवल आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए गर्व की बात होगी। बेली जिंगवेई के शब्दों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही उनमें एक निहित संदेश भी छिपा था। शांगुआन फेयुन ने उसकी गहरी नजर का सामना किया। उनके चेहरे पर असमंजस और आक्रोश का मिश्रण था। लेकिन अगर इस दौरान तलवार चोरी हो गई तो? बेली जिंगवेई की आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें चेतावनी का स्पष्ट संकेत था। तब जब यह खबर पूर्वजों तक पहुंचेगी तो स्थिति और बिगड़ सकती है। आपको केवल तलवार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, और यही आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। शांगुआन फेयुन का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे अपराजित तलवार से दबाना चाहते हो? बेली जिंगवेई ने हल्के से सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, तलवार राजा, आप शाही परिवार के बराबर हैं और आपके निर्णय साम्राज्य की अखंडता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस स्थिति में हमारी प्राथमिकता केवल तलवार की सुरक्षा है। हमें शाही परिवार के साथ समन्वय करना होगा। उन्होंने आगे जोड़ा, राजकुमार की स्थिति को लेकर फैली अफवाहें केवल एक रणनीति हैं। इन खबरों का उद्देश्य है उन लालची लोगों को बाहर लाना जो छिपे हुए हैं। लालच मानवता की सबसे बड़ी कमजोरी है, और यह हमें उनके इरादों को समझने का मौका देगा। शांगुआन फेयुन के चेहरे पर उभरे गुस्से के बादल धीरे धीरे छूटने लगे। उन्होंने गहरी सांस ली और बेली जिंगवेई की बातों पर विचार करना शुरू किया। यह स्पष्ट था कि इस खेल में हर कदम सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि एक गलती पूरे साम्राज्य को संकट में डाल सकती थी। दूसरा हमला, अगर वे इस बार भी सफल नहीं हुए तो उनके जीतने की संभावना नगण्य हो जाएगी। लेकिन यह तो तय है कि उनका पूर्ण विनाश सुनिश्चित करना हमारे लिए अधिक आसान हो जाएगा। बेली जिंगवेई की आवाज में एक रणनीतिक दृढ़ता झलक रही थी। वह धीमे कदमों से चलते हुए शांगुआन फेयुन की ओर मुखातिब हुए। इस स्थिति में हमें उन्हें भीतर आने का एक मार्ग देना होगा, एक ऐसा चारा जो उनकी लालच को बढ़ा दे। स्काईरॉकेट को एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और कीमिया मास्टरों को एक फिल्टर की तरह। इससे वे धीरे धीरे हमारे जाल में फंसेंगे। शाही महल तक पहुंचने का उनका रास्ता हम तैयार करेंगे, लेकिन जैसे ही वे भीतर आएंगे हम दरवाजा बंद कर देंगे, और फिर वे बचने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। इस तरह न केवल हम इन घुसपैठियों का सफाया कर देंगे, बल्कि डोंगजोऊ की सैन्य ताकत को भी कमजोर कर देंगे। शांगुआन फेयुन ने उसकी बातों को गहराई से सुना। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। प्रधानमंत्री का असली उद्देश्य केवल तलवार की रक्षा करना नहीं है, बल्कि यह डोंगजोऊ में अपनी जड़ें मजबूत करने की तैयारी करना है ना? बेली जिंगवेई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही कहा तलवार राजा। आखिर लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमें इसका लाभ उठाने का अवसर मिले तो हमें 2 फायदे एक साथ क्यों न मिलें? शांगुआन फेयुन ने कुछ पल तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद अपना सिर हल्का सा हिलाया, लेकिन उन्होंने ठहराव के बाद कहा, हमारे पास कोई कीमिया मास्टर नहीं है। अगर आप उनका उपयोग करना चाहते हैं तो वे कैसे रास्ता बनाएंगे? बेली जिंगवेई ने शांति से उत्तर दिया, यही तो योजना की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक आसान रास्ता हमेशा अविश्वास पैदा करता है, लेकिन अगर रास्ता कठिन हो तो इंसान का लालच उसे और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।
एक उबड़-खाबड़ सड़क ही उन्हें हमारे जाल की ओर खींचेगी। वह थोड़ा रुके, फिर आगे बोले, तलवार राजा, कृपया हाल के दिनों में शाही महल के पहरेदारों की प्रेषण शक्ति मुझे सौंप दें। साथ ही शहर की सीमाओं को खोलने और गश्ती गार्ड्स को वापस बुलाने का आदेश दें। मुझे पूरा भरोसा है कि आधे महीने के भीतर हम इन चूहों को पकड़कर आपकी चिंता का अंत कर देंगे। शांगुआन फेन ने उसे गहराई से देखा। कुछ पल तक विचार करने के बाद उन्होंने सिर हिलाकर सहमति दी। इस पर बेली जिंगवेई के चेहरे पर संतोष की मुस्कान उभरी। उन्होंने शिष्टता से सिर झुकाया और कहा, तलवार राजा, मैंने सुना है कि आपके महल में कुछ अनोखी संरचनाएं हैं जो लेइयन पैलेस की भव्यता को भी टक्कर दे सकती हैं। क्या मैं उन पर एक नजर डाल सकता हूं? शांगुआन फेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान प्रधानमंत्री, मेरे पहरेदार आपको वहां ले जाएंगे। कृपया देखें और अपनी राय दें। जाने से पहले बेली जिंगवेई ने एक नजर डैन किंगशेंग की ओर डाली, जो अपनी मस्ती में डूबे हुए शराब का स्वाद ले रहे थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आपका साथ पाकर खुशी होती, लेकिन मैं जानता हूं आपको केवल कविताएं, सुलेख और शराब ही भाती हैं। डैन किंगशेंग ने हाथ हिलाते हुए हंसकर कहा, मुझे माफ करें, मैं बस इन्हीं चीजों में खुश हूं। बाकी आप सबका आनंद लें। बेली जिंगवेई ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही शांगुआन फेन ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने डैन किंगशेंग की ओर देखा, जो अब भी शांतिपूर्वक अपनी शराब का आनंद ले रहे थे। भाई डैन, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तलवार सितारा साम्राज्य का हर कोना हमारा सम्मान करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे क्षेत्र में इतने सारे जासूस हैं कि कभी कभी यह सम्मान एक भ्रम जैसा लगता है। डैन किंगशेंग ने अपनी शराब का एक और घूंट लिया और बस मुस्कुराकर रह गए। यहां तक कि अगर कोई आवश्यकता नहीं होगी तो सम्राट तक ये बात पहुंच ही जाएगी। आखिरकार ये 9 तलवार राजा का मामला है ना? शांगुआन फेन के चेहरे पर व्यंग्य का भाव था, लेकिन उनकी आवाज में एक हल्की कड़वाहट छिपी हुई थी। 9 तलवार राजा? वह क्या है? बस एक पराजित सेनापति। डैन किंगशेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक चमक उभरी और उन्होंने एक लंबी सांस ली। सच कहूं, उन्होंने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, जब तक मैं अपने स्थान पर शांति बनाए रख सकता हूं, तब तक ये मायने नहीं रखता कि कितने जासूस यहां हैं। जासूस हो या न हो, ये वास्तव में कोई फर्क नहीं डालता। शांगुआन फेन ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और हल्के से हंसते हुए कहा, तुम एक आदर्शवादी हो, डैन। तुम्हारा आदर्श बस अपनी दुनिया को शांत और संतुलित बनाए रखना है, लेकिन मैं अलग हूं। मैंने अपराजित जियानजुन का अनुसरण इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं एक तलवार राजा का अनुयायी बनना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं शक्ति के शिखर तक पहुंचने की इच्छा रखता था, अपनी खुद की दुनिया बनाना चाहता था। उनकी आवाज में दृढ़ता बढ़ती गई और उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक छलक रही थी। किसी दिन मैं इस गुंबद को उठा लूंगा और डोंगजो का स्वामी बनूंगा। डैन किंगशेंग ने अपनी शराब की बोतल धीरे से नीचे रखी और शांगुआन फेन की ओर एक गहरी नजर डाली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में बुद्धिमानी की चमक थी। डोंगजो का स्वामी, उन्होंने शांत स्वर में कहा, भ्रम पालने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन ये पूरा महाद्वीप तलवार सितारा साम्राज्य की मुट्ठी में होगा। हम जो यहाँ बैठे हैं अधिक से अधिक एक क्षेत्र के प्रबंधक हो सकते हैं, और स्वामी कहलाना, वह तो एक भ्रम मात्र है। शांगुआन फेन ने उसकी ओर गुस्से से देखा। उनकी आंखों में न केवल क्रोध बल्कि आहत गर्व भी झलक रहा था। यह तुम्हारी सोच है, उन्होंने उग्र स्वर में कहा। मैं ऐसा नहीं मानता और मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी मुट्ठी अनजाने में कसी हुई थी और उनकी सांसों में एक उथल पुथल थी। डैन किंगशेंग ने शांतिपूर्वक उनकी ओर देखा। उनकी हल्की मुस्कान अब भी उनके चेहरे पर बरकरार थी, जैसे वह जानते थे कि समय ही सभी उत्तर देगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक समर्थन मुझे और बेहतर बनाने और नए रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है। घने जंगल की शांत फिजा में अचानक 2 फुसफुसाहटें गूंज उठीं। हवा की सरसराहट ने हरियाली के बीच 2 छायाओं को उभरते देखा।
वे तेजी से पहाड़ी पगडंडियों पर भागी, मानो किसी अनजान गंतव्य की तलाश में हों। एक पल को वे रुकीं और उनकी आकृतियां स्पष्ट हो गईं, एक गरिमा और शक्ति से भरपूर और दूसरी रहस्य और धैर्य की मिसाल। शांगुआन युलिन अपनी उपस्थिति से ही आत्मविश्वास की मूर्ति थोड़ा आगे चल रहा था। उसके पीछे जुओ फैन था, जिसका साधारण व्यक्तित्व उसकी गहरी और चौकस आंखों के रहस्यमय स्वभाव को छिपाने में असमर्थ था। युओ फैन ने सामने के बांस के जंगल की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम किसी अज्ञात रास्ते पर चल रहे हैं। क्या आप सच में यकीन करते हैं कि यहाँ कोई सुराग मिलेगा? शांगुआन युलिन ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। गु, मैंने देखा कि फेन राजा के पहरेदार इधर से गुजरे हैं। शायद हमें कुछ संकेत मिल जाए। आगे जाकर देखो, अगर कोई मिला तो बस कह देना कि तुम तो बस पहाड़ियों की दृश्य का आनंद लेने आए थे। जुओ फैन के चेहरे पर हल्की झिझक उभरी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ उसे शांत और असामान्य लगा। फिर भी उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया। शांगुआन युलिन उसके पीछे खड़ा रहा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखों में एक ठंडापन उभर आया। क्या यह सही है? युओ फैन ने मन ही मन सोचा। अचानक हवा में एक तनाव छा गया। शांगुआन युलिन ने जुओ फैन की ओर अपना हाथ उठाया। ये पल रहस्यमय था, लेकिन जुओ फैन शांत बना रहा। उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाई, जैसे उसकी छठी इंद्रिय उसे पहले ही आगाह कर चुकी थी। बड़े भाई, यह राह सिर्फ जंगल की ओर ले जाती है, जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो उसे कुछ समझ में आ गया हो। पर क्या सचमुच हमें अलग अलग रास्तों पर चलना चाहिए? जुओ फैन की भौहें अचानक सिकुड़ गई और उसके भीतर एक विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। उसने शांगुआन युलिन की बढ़ती हथेली की ओर देखा। क्या मुझे इसका सामना करना चाहिए या इसे सहना चाहिए? उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी उभर रही थी। अगर मैं इसका सामना करता हूं तो मेरी असली ताकत सामने आ जाएगी। क्या यह सही होगा? लेकिन अगर मैंने इसे सहन किया तो मुझे अपनी कमजोरी का दिखावा करना होगा। एक क्षण के लिए वह ठहर गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में निर्णय की चमक दिखाई दी। यह लड़का मुझ पर शक नहीं कर सकता। अभी मुझे अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना होगा। शांगुआन युलिन के चेहरे पर आत्मविश्वास और शैतानी मुस्कान थी। वह अपने वार के प्रभाव को लेकर निश्चिंत था। जुओ फैन ने अपने भीतर की शक्ति को संयमित किया और वार का सामना करने का नाटक किया। हथेली के तेज झोंके के साथ उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और हल्का सा कांपते हुए पीछे गिर पड़ा। उसने अपने होठों पर हल्की खून की लकीर को उभारा और एक पल के लिए खुद को पूरी तरह से स्थिर कर लिया। उसके मन में विचार उमड़ रहे थे, बस यही रुक जाना होगा। अब यह मेरे खेल का हिस्सा है। शांगुआन युलिन ने उसे नीचे गिरा हुआ देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुमसे पहले ही कहा था, ज्यादा चालाकी मत दिखाना। अब देखो, यह सब तुम्हारे अपने कारण हुआ है। जुओ फैन, जो नीचे पड़ा था, उसकी बातों को सुनते हुए अपनी सांसों को धीमा कर रहा था। भीतर से उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने सोचा, अगर वह यह सोचता है कि मैं इतना कमजोर हूं तो यह मेरे लिए सही अवसर होगा, लेकिन अभी मुझे शांत रहना है। शांगुआन युलिन उसकी ओर झुका। उसकी निगाहों में संतोष की चमक थी। लेकिन जुओ फैन के लिए यह पल किसी नई योजना का बीज बोने जैसा था। गु नाम का यह लड़का, तुम्हें क्या लगता है कि तुम शांगुआन परिवार की परछाई में छिपे हो और कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे बड़ी है हम? शांगुआन युलिन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में हल्की सी क्रूर चमक थी। उसने जुओ फैन की ओर देखते हुए अपना हाथ उठाया, जैसे कुछ असाधारण प्रकट होने वाला हो। तुम्हारी वर्तमान पहचान का उपयोग करना हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी उपस्थिति अपरिहार्य है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां तुम्हारा अस्तित्व अप्रासंगिक हो सकता है। उसके स्वर में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी अदृश्य योजना को अंजाम दे रहा हो। वह आगे बढ़ा, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अगर मैं अपनी क्षमता का उपयोग करता हूं तो तुम धीरे धीरे कमजोर हो जाओगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और ताकत सब खत्म हो जाएगा। 1 महीने के भीतर तुम किसी के सहारे के लायक भी नहीं रहोगे। जुओ फैन उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने केवल अपने भीतर गहरी सांस ली, मानो किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा हो। हालांकि, शांगुआन युलिन ने आगे कहा,
अगर ये बात बाहर निकली तो क्या तुमने सोचा है कि शांगवान फेक्सियों को क्या लगेगा? वह कभी तुम्हें अपनी बेटी के पास आने नहीं देगा। लेकिन तभी एक धीमी गूंजती हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। यह आवाज भारी, परिपक्व और रहस्यमयी थी। हम लड़के, तुम जितने चालाक हो उतने ही क्रूर भी। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि नियति क्या चाहती है? शांगवान यूलिन का आत्मविश्वास डगमगा गया। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसकी हंसी थम गई। तुम कौन हो? उसने चीखते हुए पूछा, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अचानक एक गहरा अंधेरा आकाश छा गया। पूरी दुनिया जैसे काले पर्दे में लिपट गई। चारों ओर रहस्यमय गूंज सुनाई देने लगी। शांगवान यूलिन को लगा जैसे वह किसी शक्तिशाली ऊर्जा के प्रभाव में फंस गया है। क्या यह किसी क्षेत्र की शक्ति है? उसने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन उसके भीतर के घमंड ने उसे शांत नहीं रहने दिया। उसने अपनी ताकत से जवाब देने की कोशिश की। भले ही तुमने मुझे घेर लिया हो, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मैं इसे तोड़ डालूंगा। लेकिन जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, एक धीमी गूंजती हुई आवाज ने उसे रोक दिया। स्लीपी ड्रैगन लॉक। एक रहस्यमयी ऊर्जा ने शांगवान यूलिन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। यह शक्ति उसे रोकने के लिए पर्याप्त थी। वह हिल भी नहीं पाया। उसकी आंखों में हैरानी और सवाल थे। उसने महसूस किया कि आज उसकी चाल किसी बड़ी शक्ति के सामने बेमानी थी। और जुओ फैन, जो शांत खड़ा था, उसकी आंखों में अब भी वह रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वह सब पहले से जानता हो। शांगवान यूलिन के पूरे शरीर पर एक अदृश्य शक्ति ने अपनी पकड़ बना ली थी। अब उसे हिलने डुलने में कठिनाई हो रही थी। उसकी आंखों में भय और अविश्वास झलकने लगा। यह कैसे संभव है? उसने घबराते हुए बुदबुदाया। आत्मा पिघलने के स्तर पर पहुंचे स्वामी को कोई कैसे इस तरह बेबस कर सकता है? अचानक हवा में एक गूंजती हुई हंसी तैर गई। आवाज गहरी और रहस्यमयी थी, जो किसी प्राचीन रहस्य की तरह लग रही थी। छोटे साथी, तुमने सोचा कि आत्मा का पिघलता हुआ क्षेत्र हर चीज पर हावी हो सकता है? तुम्हारा अहंकार तुम्हें वास्तविकता से दूर ले गया है। याद रखो, इस विशाल संसार में हर शक्ति के ऊपर एक और शक्ति है। यह सुनकर शांगवान यूलिन का चेहरा फीका पड़ गया। वह पूरी ताकत लगाकर इस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उसके बस से बाहर था। उसने इधर उधर देखा, पर चारों ओर केवल अंधेरा था। यह क्या है? कौन है यहाँ? उसने घबराकर पुकारा। इस बीच एक छिपी हुई परछाई से जुओ फैन ने सब कुछ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, गंभीरता और रहस्यमय मुस्कान का मिश्रण। तुम्हारा घमंड और हेड देखते हुए मुझे तुम में कुछ संभावनाएं नजर आती हैं, लेकिन घमंड तभी तक अच्छा है जब तक वह नियंत्रण में हो। आज मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि असली ताकत क्या होती है। शांगवान यूलिन की आंखों में नाराजगी भर गई। वह चिल्लाया, तुम्हें लगता है तुम कौन हो? मैं शांगवान परिवार का सबसे बड़ा योद्धा हूं। मेरी ताकत के सामने तुम्हारी ये चालें बेकार हैं। उसकी बात सुनकर हवा में छिपा रहस्यमयी स्वर हंस पड़ा। तुम्हारी ताकत तुम्हारे नाम तक सीमित है। मुझे पता है तुम क्या हो और कहां तक जा सकते हो, पर आज का यह अनुभव तुम्हारे लिए एक सबक है। तुम्हारी ताकत केवल अहंकार से बंधी हुई है। अचानक शांगवान यूलिन ने एक भारी दबाव महसूस किया। उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास जैसे चूर चूर हो गए। उसकी आंखों में पहली बार वास्तविक डर दिखा। जुओ फैन की आवाज अब और गहरी और प्रभावशाली हो गई। उसने कहा, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ताकत केवल शारीरिक शक्ति नहीं होती। असली ताकत समझ और सच्चाई में है। अब सोचो कि तुम आगे कैसे बढ़ोगे। अचानक हवा में हल्की कंपन हुई। एक गहरी आवाज ने वातावरण को और गंभीर बना दिया और शांगवान यूलिन को लगा कि उसे जवाब मिल गया है। उसके भीतर बदलाव शुरू हुआ, मानो उसे एक नई दृष्टि मिल रही हो। शांगवान यूलिन का पूरा शरीर धीरे धीरे कांपने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने भीतर की असहायता और बेबसी को दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसके होंठ हल्के से हिले और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या गलत किया? जुओ फैन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम मुझसे ये पूछने की हिम्मत कर रहे हो? तुमने जो किया है उसे भूल गए हो। लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूं, तुम्हारी गलतियां और तुम्हारा घमंड अब यहां नहीं चलेगा। शांगवान यूलिन कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी जुओ फैन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा,
तुम जैसे लोग अपनी ताकत को घमंड का प्रतीक मानते हो, लेकिन असली ताकत उसे कहते हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाए, न कि उनका शोषण करे। शांगुआन युलिन ने आपको बचाने के लिए कहा, वरिष्ठ कृपया, मैं आपके कहे अनुसार कुछ भी करूंगा, बस मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन ज़ुओफैन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए एक गहरी स्थिर आवाज में कहा, मौके केवल उन्हें मिलते हैं जो इसे पाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह एक सबक है। तुम्हारी आत्मा को तोड़ना मेरा उद्देश्य नहीं, बल्कि उसे सुधारना है। शांगुआन युलिन की आंखों में अब घबराहट स्पष्ट थी। उसने धीरे धीरे अपनी बात बदली और कहा, ठीक है, अगर मुझे आपकी शर्तें माननी है तो मैं मानता हूं, लेकिन कृपया मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। जुओफैन ने एक गहरी रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे केवल यह चाहिए कि तुम अपना अहंकार छोड़ दो, खुद को बदलो। अगर तुम्हारे भीतर सच्चाई और सुधार की इच्छा है तो मैं तुम्हें एक नई राह दिखा सकता हूं। शांगुआन युलिन अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने धीरे से सिर झुकाया और स्वीकार किया, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, बस मुझे यह मौका दीजिए। शांगुआन युलिन के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा अहंकार और जिद भी छुपा हुआ था। अपने गालों पर जलन और चोट की पीड़ा को सहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और आखिरकार कहा, ठीक है वरिष्ठ, आपकी इतनी कृपा है तो जूनियर को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया। धड़ाम। जुओफैन ने उसे अनसुना करते हुए अपनी तीव्र ऊर्जा का प्रदर्शन जारी रखा। शांगुआन युलिन, जो अब अपने गालों की झुनझुनी से पूरी तरह पस्त हो चुका था, निराश होकर बोला, सीनियर, मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है, अब आप क्यों जारी रख रहे हैं? उसकी आवाज में पीड़ा और निराशा साफ छलक रही थी। युवफैन ने मानो अनजाने में जवाब दिया, ओह, क्या कहा? बूढ़े आदमी के कान अब थोड़े कमजोर हो गए हैं, मुझे लगा कि तुम कुछ और कहना चाहते हो। शांगुआन युलिन ने अपनी गहरी निराशा को अंदर ही दबाते हुए सोचा, तुम्हारे कान कमजोर हैं? अभी तो तुमने हर शब्द बिल्कुल साफ साफ सुना, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए उसने इस विचार को केवल अपने दिल में ही दबा लिया। फिर जुओफैन ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, तो तुम मुझे गुरु के रूप में अपनाना चाहते हो? हा हा हा, यह बूढ़े आदमी के लिए एक बड़ा सम्मान है। शांगुआन युलिन ने धीरे धीरे सिर झुका लिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, जुओफैन ने अपनी बात जोड़ी, तुम्हारी योग्यता मुझे खुश कर सकती है, लेकिन बूढ़ा आदमी तुम्हारी घमंड भरी आत्मा को शांत करना चाहता है। इस बीच शांगुआन युलिन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा, मास्टर, मैंने आपको स्वीकार कर लिया है, अब आप मुझे और क्यों परेशान कर रहे हैं? जुओफैन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे भीतर के बदलाव की शुरुआत है। तुम्हारे गालों की गर्माहट से ज्यादा जरूरी है तुम्हारे दिल की सच्चाई। अगर तुम इसे समझ सको तो तुम्हारा यह दर्द वाकई सार्थक होगा। शांगुआन युलिन अब पूरी तरह से हार चुका था। उसकी आंखों में निराशा के आंसू चमक रहे थे। उसने घबराकर कहा, ठीक है मास्टर, अगर आपको खुशी मिलती है तो मेरी जगह किसी और को पकड़िए और उसे संतुलन सिखाए। जुओफैन ने एक गहरी और रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, ओह, उस आदमी की बात कर रहे हो जो तुम्हें घायल देखकर खुद ही दूर भाग गया था? वह अब तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ केवल तुम्हारा परीक्षण हो रहा है और वही तुम्हें सिखाएगा कि सच्ची शक्ति क्या है। शांगुआन युलिन का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। उसके भीतर की बेचैनी और नाराजगी अब चेहरे पर साफ छलक रही थी। वह खुद को बेबस और ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन झुंझलाते हुए सोचा, यह सब क्यूकियाओं की गलती है। वह खुद जंगल में भाग गया और मुझे इस विचित्र बूढ़े के रहमो करम पर छोड़ गया। उसकी हताशा बढ़ती गई और वह जुओफैन की ओर देखते हुए लगभग चिल्ला उठा, मास्टर, आपने उसे भागने क्यों दिया? आपको तो उसे रोकना चाहिए था। जुओफैन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, ओह, उसके अंदर वह प्रतिभा कहाँ थी जो मैं खोज रहा था? मुझे वह चाहिए था जो असल में एक विरासत संभाल सके, और तुम्हें देखकर लगता है कि वह जगह तुम्हारे लिए बनी है। हा हा हा। युलिन की आंखों में एक पल के लिए हैरानी चमकी। वह और कुछ बोलने ही वाला था कि जुओफैन ने उसकी छाती पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, जब मैंने ये सोचा तो मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ कि खुद पर काबू नहीं रख सका। यह खुशी की निशानी है, मेरे शिष्य।
शांगुआन युलिन गहरी सांसें लेते हुए खुद को संयत रखने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे का पीलापन अब स्पष्ट हो गया था, लेकिन उसने शब्दों को जितना हो सके शांत बनाए रखा। मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका शिष्य बनूं, या आप मुझे किसी परीक्षा में डालकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर यह जारी रहा तो मैं सचमुच हार जाऊंगा। जुओ फैन ने यह सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, ओह शिष्य, क्षमा करना। मुझे पता है कि मैं थोड़ा अजीब हूं, यह मेरी पुरानी आदत है, लेकिन इसे तुम पर भरोसा करने का संकेत समझो। युलिन ने राहत की सांस ली, मानो कोई बड़ा बोझ उसके सिर से उतर गया हो, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। जुओ फैन ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो अब तुम्हें अपने गुरु को आदर दिखाने के लिए सलामी देनी होगी, जाओ सिर झुकाओ। युलिन का चेहरा एक बार फिर उदासी और थकावट में डूब गया। उसने लगभग बुदबुदाते हुए कहा, क्या मैं अभी? जुओ फैन ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, हाँ अभी ईमानदारी दिखानी होगी, नहीं तो। युलिन ने छटपट सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कर रहा हूं। जैसे ही वह अपने सिर झुकाने वाला था, उसने हल्की शिकायत भरी आवाज में कहा, मास्टर, क्या यह अनुष्ठान में 3 बार सिर झुकाने का नियम नहीं है? आप मुझसे 100 बार क्यों करवाना चाहते हैं? जुओ फैन ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मेरे शिष्य, मैं चाहता हूं कि तुम उन सीमाओं को पार करो जो दूसरों ने तय की हैं। एक सच्चा योद्धा वही करता है जो दूसरों की सोच से परे हो। जुओ फैन ने अपनी आंखें हल्के से मिचकाई और मुस्कुराते हुए कहा, पहले 3 बार सिर झुकाना तो स्वाभाविक है, पर बाकी के 97 बार तुम्हारे दिवंगत भाइयों के सम्मान में हैं, ताकि उनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दें और तुम्हें उनके जैसी गलतियां करने से बचा सकें। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शांगुआन युलिन को मानो बिजली का झटका लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने चौंकते हुए सोचा, 97? क्या इस आदमी ने सच में इतने सारे शिष्यों को सताया है? उसकी सांसें तेज हो गई और उसने घबराहट में पीछे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें धुंधली होने लगी, वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसकी चेतना लौटने लगी। ठंडी चांदनी अब उसके आसपास के अंधेरे को छू रही थी। धीरे धीरे उसकी पलकें कांपीं और उसने उलझन में अपनी आंखें खोलीं। ये कहाँ है? और मेरे साथ हुआ क्या है? उसने घबराहट में चारों ओर देखा। जैसे ही उसकी याददाश्त लौटने लगी, वह तेजी से उठ बैठा। उसका चेहरा डर और नाराजगी से लाल हो गया था। उसने बेतहाशा इधर उधर नजर दौड़ाई और चिल्लाया, वह बूढ़ा अजीब आदमी कहाँ है? लेकिन आसपास केवल सन्नाटा था। अंधेरे में उसे कोई नजर नहीं आया। उसने खुद को संयत करते हुए लंबी सांस ली और बड़बड़ाया, शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना था। हाँ, पुराना शैतान, विकृति, यह सब मेरी कल्पना थी। वह एक राहत भरी हंसी में फूट पड़ा, लेकिन तटक, एक छोटा सा कंकड़ सीधा उसके सूजे हुए गाल पर आ लगा। दर्द की लहर ने उसे तुरंत फिर से जमीन पर गिरा दिया। आउच! ये क्या था? उसने अपने गाल को सहलाते हुए दर्द से कराहते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और मुंह का कोना अनायास ही फड़कने लगा। फिर अंधेरे में एक जानी पहचानी गंभीर आवाज गूंजी, ओ मेरे प्यारे शिष्य, अभी तुमने किसे अजीब कहा? उस आवाज को सुनते ही शांगुआन युलिन का खून जम सा गया। उसकी सांसें रुकने लगीं और पूरा शरीर कंपने लगा। ये वही आवाज थी जिसने उसे पहले परेशान किया था। नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? वह अभी भी यहीं है? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। डर के मारे उसने लगभग रोने वाले स्वर में कहा, गुरु, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। मैं तो फेयन के महल के लोगों की बात कर रहा था। वही लोग जो शहर की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कुछ ठीक से नहीं कर पाते। मैं तो उन्हें ही कोस रहा था। वह घबराहट में बात करता गया, लेकिन अंदर से जानता था कि अब उसकी मुसीबत और बढ़ने वाली है। शांगुआन युलिन ने अपनी स्थिति को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, मास्टर, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर और कांपती हुई थी कि मानो खुद को मना रहा हो। उसकी हर बात के साथ उसकी हिम्मत और कमजोर हो रही थी, और अंत में उसकी आवाज मच्छर की भनभनाहट जैसी हो गई। मगर उसके दांतों की खड़खड़ाहट उसकी बेचैनी को जाहिर कर रही थी। उसके विचारों में संघर्ष चल रहा था। उसने खुद से सोचा, यह फेयन महल के पहरेदारों की ही तो गलती है। अगर उन्होंने अपने काम में ईमानदारी रखी होती तो ये बूढ़ा शैतान शहर में कैसे घुस पाता? लेकिन फिर उसने एक और बात महसूस की।
पर अगर उन्होंने उसे पहले ही रोक लिया होता तो शायद मैं भी इस संकट से बच जाता। अंधेरे में छिपा जुओ फैन इस पूरे नाटक को मजे से देख रहा था। उसकी आंखों में एक व्यंग्यात्मक चमक थी। वह धीमे स्वर में बोला, प्रशिक्षु, तुम फेयुन के महल के पहरेदारों को दोष दे रहे हो। सही भी है, उनकी ढिलाई से हमें ये स्थिति मिली। लेकिन तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि उनकी नाकामी ने ही हमें यह अद्भुत जगह प्रदान की है। इस तलवार के राजा की भूमि से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है ना? जुओ फैन की बातों में एक तीखा व्यंग्य था जिसने शांगुआन यूलिन को और असहज कर दिया, लेकिन वह अपनी नाराजगी छुपाते हुए चुप ही रहा। जुओ फैन ने उसकी हालत देखकर कहा, चूंकि तुम्हारी हालत अब इतनी नाजुक है, मैं सोचता हूं कि 100 बार प्रणाम करने का विचार छोड़ देते हैं। शांगुआन यूलिन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने जल्दी से खुशी जताते हुए कहा, सच में मास्टर, धन्यवाद धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन उसके दिल में वह उबल रहा था। मास्टर, इस बूढ़े शैतान को मास्टर कहने का तो मेरा मन भी नहीं है। जब मैं घर लौटूंगा तो अपने चाचा को सब बताऊंगा। वह इस बूढ़े को ऐसा सबक सिखाएंगे कि यह किसी और को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। जुओ फैन उसकी ये छुपी हुई नाराजगी समझ रहा था। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन रुक जाओ, हमारे इस रिश्ते को और पक्का करने के लिए एक और काम करना होगा। शांगुआन यूलिन ने थोड़ा घबराकर पूछा, क्या करना होगा मास्टर? जुओ फैन ने आंखों में चमक के साथ कहा, अपनी शर्ट उतारो। यूलिन पीछे हटते हुए चौंका, क्या? ये क्यों? शांगुआन यूलिन ने संकोच से अपनी तंग शर्ट को कसकर लपेटते हुए अपनी स्थिति का मूल्यांकन किया। उसकी आंखों में संशय और सतर्कता की लहर थी। यह कायापलट बहुत ही अजीब है। कौन जानता है इसके पीछे और क्या रहस्यमयी शक्ति हो सकती है। मुझे इससे बचकर रहना चाहिए। उसका मन संशय से भर गया। जुओ फैन ने उसकी असहजता को देखा और धीमी हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ, मास्टर के पास कुछ विचित्रताएं हैं, लेकिन ये सिर्फ उस रास्ते का हिस्सा हैं। तुम तभी निश्चिंत रह सकोगे जब तुम अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह समझ सको। समय आएगा, लेकिन अभी तुमसे एक शिक्षक बनने का थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। शांगुआन यूलिन ने इस पर गंभीरता से विचार किया। सच में उसने अपनी शर्ट हटाई थी और अब उसका शरीर गहरे निशानों से भरा हुआ था। यह सब उस बूढ़े शैतान की वजह से है। उसका दिल गुस्से से भर गया। युओ फैन ने शांत स्वर में कहा, अब चलो युआनली की प्रक्रिया पर ध्यान दें। जब शांगुआन यूलिन ने निर्देशों का पालन किया तो अप्रत्याशित रूप से उसकी छाती में 4 बड़े शब्द उकेर गए, जादुई रास्ते का मैल। शांगुआन यूलिन का चेहरा सख्त हो गया और वह खुद को संभाल नहीं सका। उसकी आंखें फैलजस्मस में अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? जुओ फैन की हंसी गूंज उठी। वह मजाक करते हुए बोला, हाँ, शिष्य, ये जादुई रास्ता कभी किसी ने नहीं देखा। दरअसल हमारे दरवाजे पर आने वाले हर व्यक्ति को इन शब्दों का अनुस्मारक देना चाहिए। तुम अपनी स्थिति को हल्के में मत लो और अब इसे और नहीं सोचो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी हंसी में हल्का सा व्यंग्य था और शांगुआन यूलिन के मन में एक और तूफान उठा। उसे अब यह समझ में आ गया कि यह मजाक नहीं था, यह सच्चाई थी। युओ फैन ने फिर कहा, तो तुम भविष्य में अपने शिक्षक की तरह दुनिया का अनुसरण करोगे, लेकिन शांगुआन परिवार के बारे में चिंता मत करो। तुम्हें अब इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद वे उस व्यक्ति को परिवार का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं देंगे जिसकी छाती पर ये शब्द उकेरे गए हैं। शांगुआन यूलिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मास्टर, आप मुझे नष्ट कर रहे हैं। शांगुआन के सम्मान के बिना मेरी कोई पहचान नहीं होगी। आप मेरा सब कुछ नहीं छीन सकते। जुओ फैन ने अपनी भौहें चराते हुए कहा, ओह, तो तुम साझा करने की बात कर रहे हो? फिर वह चुप हो गया और आगे बोला, क्या ये बातें वास्तव में मायने रखती हैं? शांगुआन यूलिन ने घबराकर सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। जब तक मैं शांगुआन परिवार का फैसला करता हूँ, आप मेरे मालिक हैं और शांगुआन परिवार का आधा हिस्सा आपका है। जुओ फैन ने हंसी के साथ कहा, तुम एक असली जुआरी हो। अगर तुम्हारे चाचा तुम्हारी बातें सुने तो तुम दोनों मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन मुझे ये पुराना आदमी अच्छा लगता है। हा हा हा। जुओ फैन ने एक चुटकी में अपनी शक्ति को दिखाया और शांगुआन यूलिन की छाती से वह शब्द गायब हो गए। शांगुआन यूलिन की आंखें चमक उठीं और उसका दिल कुछ राहत महसूस करने लगा।
लेकिन फिर जुओ फैन की ठंडी आवाज ने शांगुआन यूलिन को फिर से चौंका दिया। याद रखना शिष्य, तुम्हें जो कुछ भी कहा गया है वो तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है। अब से तुम्हें सच्चे शिक्षक की तरह कार्य करना होगा, अन्यथा ये सिर्फ वे 4 शब्द नहीं होंगे जो तुम्हारी छाती पर हैं। शायद तुम्हारा जीवन भी खत्म हो सकता है। शांगुआन यूलिन के शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ी और खुद को पूरी तरह से असमंजस में महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वह इस नए रास्ते को समझने की कोशिश कर रहा हो। ये 4 शब्द अचानक क्यों दिखाई दिए? हाँ हाँ हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने तुम पर खून का श्राप डाला था। जुओ फैन की आंखों में एक तेज चमक थी और उसने हंसी के साथ कहा, तुम जानते हो, जैसे ही तुमने अपनी मौलिक शक्ति का संचालन किया, तुम्हारी छाती पर ये 4 शब्द प्रकट हो गए। ये खून का श्राप शुरू होने का संकेत है। अगर उस बूढ़े ने समय रहते इस श्राप को दबा नहीं लिया होता, तो चौथी रात के बाद तुम पूरी तरह से फट जाते और तुम्हारी आत्माएं और जीवन समाप्त हो जाते। तुम्हें दफनाने तक का कोई स्थान नहीं मिलता। शांगुआन यूलिन का चेहरा डर और अविश्वास से भर गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यह कैसे संभव है? जुओ फैन की हंसी एक तीव्र ठंडी लहर की तरह गूंजी और उसने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ा। कुछ भी असंभव नहीं है। वो बूढ़ा आदमी चाहता था कि तुम पहले उसका शिष्य बनो, लेकिन तुमने कभी इसका परीक्षण नहीं किया। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो कैसे 97 लोग मरे थे? फिर उसकी आंखें और भी गहरी हो गई और उसने आदेश देते हुए कहा, अपने दाहिने हाथ को शेंची बिंदु पर दबाए रखो और युआनली को दाहिने हाथ से मोड़ो। शांगुआन यूलिन ने तुरंत निर्देश का पालन किया, लेकिन जैसे ही उसने युआनली का संचालन शुरू किया, एक धमाके की आवाज आई और उसके दाहिने हाथ में अचानक एक सुनहरी लौ का स्तंभ प्रकट हो गया। जैसे ही वह स्तंभ उसकी नसों में समाया, उसका शरीर कांपने लगा और खून बहने लगा। उसका हाथ, जो अब असहाय और कमजोर था, नीचे लटक गया। शांगुआन यूलिन पूरी तरह से हैरान और चौंका हुआ था, जैसे वह शॉक में था। वह कभी भी नहीं सोच सकता था कि उस बूढ़े आदमी ने उसके शरीर में इस तरह की जटिलता से भरा एक खतरनाक तंत्र लगा दिया था। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि वह कभी भी कहीं भी मारा जा सकता था और उसे इसका कोई अनुमान नहीं था। युओ फैन ने उसकी घबराई हुई प्रतिक्रिया देखी और ठंडे स्वर में कहा, यह तुम्हारे लिए एक तरह से उस बूढ़े आदमी की सहानुभूति है। अगर वो काली सूजन तुम्हारे शरीर में दफन न हो, तो तुम शायद समझ नहीं पाते कि कैसे एक बार ये शक्ति सक्रिय हो सकती है। अब यह सिर्फ सुनहरी लौ की शक्ति है, लेकिन अगर तुम आज्ञाकारी नहीं हो, तो परिणाम तुम्हारे लिए भयावह हो सकते हैं। शांगुआन यूलिन का चेहरा भय और पछतावे से भर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर, मैं भविष्य में आपकी हर बात मानूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बस कृपया मेरी मदद करो और इस खून के श्राप से मुझे मुक्त करो। उसकी आवाज में डर और विनती थी और वह घुटने टेकते हुए सिर को जमीन में सटीकता से झुका देता है, जैसे वह पूरी तरह से अभिभूत हो चुका हो। यह दृश्य देखकर जुओ फैन की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमकी। वह संतुष्टि के साथ बोला, बहुत अच्छा, तो अब तुम पहले अपने शांगुआन परिवार को फेयन शहर दे दो। असली उद्देश्य साफ है, यह पेंटन से जेट तक का एक व्यापार है। मुझे इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दो। शांगुआन यूलिन का शरीर थका हुआ सा महसूस हुआ। उसने थोड़ी देर तक सोचा और फिर असहाय होकर सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब एक नई समझ और निर्णय की झलक थी, लेकिन वह यह पता चला है कि डोंगजोउ शेनबिंग आसमान में उड़ गया और शांगुआन फेयुन द्वारा झोंगजोउ लाया गया। जुओ फैन ने यह सुना और सिर हिलाते हुए हल्के से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि शांगुआन परिवार इस बार इतनी सख्ती से बाहर निकला है और इतना ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये तो लगता है कि यह सब झेनजोउ शेनबिंग के लिए किया गया है। शांगुआन यूलिन ने जो सुना, वह उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसे यह समझने में कोई देर नहीं लगी कि जुओ फैन की बातें गहरे अर्थ रखती थीं और वह चुपचाप ये विचार करने लगा। लेकिन अचानक उसकी आंखों में सवाल चमक उठा और उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मास्टर, क्या आपने पहले ही नहीं कहा था कि आप इसे जानते थे? मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इतना सब जानते हैं? क्या यही आपका असली इरादा है? जुओ फैन ने उसे एक ठंडी नजर से देखा, फिर हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, बातूनी,
अगर मुझे कुछ पता होता तो क्या तुम्हें लगता है मैं इतना चुप रहता? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और तुम सच्चाई से जवाब दोगे। अगर तुम्हारे पास कुछ छिपाने की कोशिश हो तो जान लो कि मैं सब जानता हूँ। शांगुआन यूलिन ने तुरंत सिर हिलाया और एक चिंतित आवाज में कहा, समझ गया मास्टर, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। लेकिन उसके दिल में अचानक एक उदासी की लहर दौड़ गई। यह बूढ़ा आदमी वास्तव में बहुत चालाक है, हर कदम पर इतना सटीक। हर स्पष्टीकरण जो मैंने दिया वह मेरे धोखे का एक पल भी नहीं छोड़ता। और अब जब उसके पास वो सुनहरी लौ जैसी शक्ति है तो मुझे डर है कि एक पल में सब खत्म हो सकता है। जुओफैन ने उसकी स्थिति को भांपते हुए एक बार फिर से उसे परखा और फिर थोड़ी देर सोचकर कहा, अच्छा लड़का, अगर तुम्हें मेरे लिए वो तलवार चाहिए तो तुम शांगुआन परिवार के लिए अपना जीवन दे रहे हो, या क्या तुम इसे मुझे देने को तैयार हो? शांगुआन यूलिन ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर, क्या यह कहने की भी जरूरत है? मेरा जीवन अब आपके हाथों में है, और अगर आप मुझे ये आदेश देंगे तो मैं खुशी खुशी अपने जीवन के बदले वह तलवार लाऊंगा। जुओफैन ने गहरी नजर से उसे देखा और फिर जोर से हंसी के साथ कहा, हा हा हा, ये बुरा नहीं है, तुम तो वर्तमान परिस्थितियों को समझते हो। चूंकि ऐसा है तो अब मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। एक बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डालता हूँ। क्या? शांगुआन यूलिन ने चौंकते हुए पूछा, क्या जिम्मेदारी है? जुओफैन ने धीरे से सिर हिलाया और फिर कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। जब वक्त आएगा तो बूढ़ा आदमी तुम्हें खुद बताएगा। फिलहाल तुम्हारा काम है कि तुम शांगुआन के घर में शांति से रहो और किसी तरह की गड़बड़ी से दूर रहो। जब बूढ़ा आदमी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर लेगा तो वह तुम्हें संकेत देगा। तब तुम अपने योगदान से मुझे संतुष्ट करोगे। हाँ गुरु, शांगुआन यूलिन ने कहा, लेकिन उसके दिल में एक अनिच्छा थी। फिर भी वह झुकते हुए सिर नीचे कर लिया और अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपनी मजबूरी को दबाने की कोशिश करते हुए अपनी आज्ञाकारिता व्यक्त की। कुछ पल के लिए चारों ओर शांति छाई रही, जैसे समय रुक गया हो। शांगुआन यूलिन ने फिर धीरे से कहा, मास्टर, क्या आप अभी भी यहाँ हैं? उसकी आवाज में एक असमंजस था, जैसे उसने अचानक महसूस किया हो कि कुछ गुम हो गया हो या कोई चीज छूट गई हो। केवल रात की हवा बह रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। क्या वह सच में चला गया? शांगुआन यूलिन ने खुद को डांटने से रोक नहीं पाया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने आसमान की ओर देखा, आंखों में उदासी और निराशा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि दुर्भाग्य कब और कैसे उसकी जिंदगी में इस तरह घुस आया। वह ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसे गद्दार समझा गया और एक बूढ़े शैतान के हाथों बंधक बना लिया गया। अब उसके पास निराशा में वापस लौटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वह केवल इस बात का इंतजार कर सकता था कि बूढ़ा शैतान उसे फिर से बुलाए। ये सब सोचते हुए उसके दिल में दुख का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे ये भी नहीं पता था कि ये बूढ़ा शैतान पवित्र आत्मा के नाम पर क्या चाहता है। मैं यहाँ अपने विरोधियों से छुटकारा पाने के लिए आया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं खुद किसी और की कठपुतली बन गया हूँ। शांगुआन यूलिन ने दर्द से सोचा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ने को तैयार थे, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने सिर झटका और अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए धीरे धीरे अंधेरे जंगल में ओझल हो गया। पर जैसे ही उसकी आकृति रात में गायब हुई, अंतरिक्ष में हल्की सी हलचल हुई। वहां उसी जगह पर जुओफैन की आकृति प्रकट हुई। जुओफैन ने गहरी निगाहों से शांगुआन यूलिन की जाती हुई पीठ को देखा और उसकी आंखों में एक शरारती मुस्कान उभर आई। आखिरकार ये बड़ा खेल मेरे हाथों में है, जुओफैन ने बुदबुदाते हुए कहा। अब यह साधारण खेल नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो पूरी दुनिया को पलट सकती है। ये कहते हुए जुओफैन की आकृति भी धीरे धीरे गायब हो गई। दूसरी ओर फेयुन शहर के प्राचीन घर के विशाल हॉल में मोमबत्ती की हल्की रोशनी चिलमिला रही थी। शांगुआन फिक्सलोंग मुख्य सीट पर बैठे थे। उनकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं और आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। एक अजीब सा तनाव चारों ओर फैला हुआ था। शांगुआन किंगयान बेचैनी से हॉल के इर्द गिर्द चहलकदमी कर रहे थे। उनकी चालें और हाव भाव उस गर्म बर्तन में पड़ी चींटी की तरह थे जो कुछ कर पाने में असमर्थ हो। पास में बैठा एक बच्चा जो उम्र में छोटा था, अपने खिलौने में मगन था। उसने इस गंभीर माहौल को जैसे देखा ही न हो। उसी वक्त तेज कदमों की आहट हॉल में गूंजी। शांगुआन परिवार का एक सेवक जल्दी से अंदर आया। क्या वे लौटे?
शांगुआन किंगयान ने उसकी ओर लपकते हुए पूछा। आवाज में चिंता साफ छलक रही थी। सेवक ने सिर झुकाया और असहाय स्वर में कहा, अब तक कोई खबर नहीं है और मास्टर या मिस्टर गू का भी कोई पता नहीं चला। ये सुनते ही शांगुआन फेक्सलोंग के चेहरे पर हल्की सी उदासी उभर आई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए सेवक को वापस जाने का इशारा किया। शांगुआन किंगयान ने बेचैनी से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा चचेरा भाई उन्हें कहाँ ले गया। इतनी देर क्यों हो गई? पिताजी, क्या वे मुसीबत में फंस गए होंगे? फेक्सलोंग ने गहरी सोच में सिर झुकाया, फिर भी उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। हॉल में सन्नाटा छा गया, पर हर किसी के दिल में चिंता का बोझ साफ महसूस हो रहा था। इस समय शांगुआन किंगयान ने बूढ़े गुसेंटोंग को देखा, जो अभी भी अपने खिलौनों के साथ उदासीनता से खेल रहे थे। उसके मन में बेचैनी थी। वह जानती थी कि पिता और बेटे के बीच गहरा संबंध है, वे अक्सर साथ रहते हैं। फिर आज जब बूढ़े व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है, तो ये बेटा इतना निश्चिंत और लापरवाह कैसे हो सकता है? गुसेंटोंग ने उसकी ओर बिना देखे अनमने ढंग से कहा, पिताजी इतने अनुभवी और समझदार हैं, उनके साथ कुछ गलत हो भी जाए तो नुकसान दूसरों का ही होगा। यह सुनकर शांगुआन किंगयान चौंक गई। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? यह कैसे हो सकता है? गुसेंटोंग ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ चुप हो गया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। ये देख किंगयान और अधिक उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का इतना शांत कैसे है। इसी बीच अचानक तेज कदमों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। एक सेवक भागता हुआ हॉल में दाखिल हुआ और उत्साह से बोला, स्वामी जी, मिस मास्टर यूलिन वापस आ गए हैं। सच? शांगुआन फेक्सलोंग ने कुछ पल के लिए अविश्वास में आंखें झपकाईं। फिर वह तेजी से उठे और दरवाजे की ओर भागे। किंगयान भी बिना समय गंवाए उनके पीछे हो ली, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, एक अपरिचित चेहरा उनके सामने आ गया। शांगुआन यूलिन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा चोटों और सूजन से भरा हुआ था। वह इतना बदला हुआ लग रहा था कि उसे पहचान पाना मुश्किल हो गया। दोनों ठिठक गए और उसकी ओर देखते रहे। आखिरकार फेक्सलोंग ने संकोच भरे स्वर में पूछा, तुम यूलिन हो? यूलिन ने दर्द भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में तकलीफ साफ छलक रही थी। उसने थकी हुई आवाज में कहा, चाचा बहन, मैं वापस आ गया हूं। सेवक ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, स्वामी जी, ये निस्संदेह मास्टर यूलिन ही हैं। जब उन्होंने कदम रखा तो हम भी चौंक गए थे, लेकिन उनकी मौजूदगी से कोई संदेह नहीं रह गया। फेक्सलोंग ने उसकी ओर देखा। उन्होंने उसकी उपस्थिति को महसूस किया और अंततः यकीन किया कि ये यूलिन ही है, लेकिन उनका चेहरा चिंता से भर गया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम इस हालत में कैसे हो? इससे पहले कि यूलिन कुछ कह पाता, किंगयान ने बेचैनी भरे स्वर में कहा, मिस्टर गू कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? यूलिन की आंखों में गुस्सा और दर्द भर गया। उसने मन ही मन सोचा, तुम मेरी बहन हो, मैं इस हालत में तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम्हें सबसे पहले मिस्टर गू की चिंता हो रही है। उसने खुद को शांत करते हुए धीरे से कहा, हम जाल में फंस गए थे, मैं मुश्किल से अपनी जान बचा पाया, लेकिन मिस्टर गू और बाकी लोग वहां रह गए। किंगयान के चेहरे पर चिंता और गहरा गई। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या वह ठीक हैं? हमें उन्हें तुरंत बचाने जाना होगा। फेक्सलोंग ने गंभीरता से यूलिन की ओर देखा और कहा, हमें हर हाल में उनका पता लगाना होगा। यूलिन, क्या तुम्हें याद है कि तुमने उन्हें आखिरी बार कहाँ छोड़ा था? यूलिन ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है, लेकिन वह जगह बेहद खतरनाक है। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। गुसेंटोंग, जो अब तक शांत बैठा था, खिलौने से खेलते हुए बोला, पिताजी ने हमेशा कहा है कि अगर सही इरादों और साहस के साथ कोशिश की जाए तो हर मुश्किल हल हो सकती है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। फेक्सलोंग ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है। हिम्मत और योजना से हम उन्हें वापस ला सकते हैं। यूलिन ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक दृढ़ निश्चय भी झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, हम मिलकर उन्हें वापस लाएंगे। हॉल में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा भीतर उठते साहस और संकल्प की कहानी कहा था। शांगुआन यूलिन ने वह टिप्पणी सुनी तो उसका चेहरा तमतमा उठा। दिल में एक अजीब सा दर्द उभरा, मानो किसी ने खून की एक धार उसके भीतर रोक दी हो।
उसने अपनी ठहरी हुई नजरें शांगवान किंगयान पर टिका दी, लेकिन भीतर कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। चचेरी बहन, जरा देखो मुझे, क्या यह हाल तुम्हें समझ नहीं आता? मैं अभी फेन वांगफू के गश्ती दल से मुश्किल से बचकर आया हूं। क्या तुम जानती हो मैंने अपनी जान बचाने के लिए कितनी कोशिशें की? उसकी आवाज में थकावट और कड़वाहट थी। और यहां तुम्हें सिर्फ उस आदमी की फिक्र है। वह तुम्हारा क्या लगता है? और मैं तुम्हारा क्या हूं? यूलिन ने खुद को रोकने की कोशिश की। वह अपनी आवाज में भरे दर्द और क्रोध को दबाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। उसने चाहा कि वह जुओ फैन से बात कर सके, लेकिन फिर अपने चाचा की उपस्थिति को देखते हुए खुद को संभाल लिया। तभी बाहर से किसी की हड़बड़ाहट भरी चीख सुनाई दी। क्या बड़ा भाई वापस आ गया? सबने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। जुओ फैन पसीने से तर और हल्के घबराए हुए तेजी से भीतर आया। उसकी आंखों में चिंता साफ छलक रही थी। उसने हड़बड़ी में कहा, चाचा, बड़ी बात हो गई। मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया। ये सुनते ही शांगुआन फेक्सलोंग और उनकी बेटी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें एक बार जुओ फैन पर टिकीं, फिर यूलिन की ओर मुड़ीं, जो पहले ही अपने बदले हुए चेहरे के कारण पहचान में मुश्किल हो रहा था। शांगुआन फेक्सलोंग ने अपनी ठंडी सांस भरते हुए सोचा, ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं? क्या ये सब मजाक है? उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, यूलिन, वह यही है। देखो, क्या ये तुम्हारे सामने खड़ा नहीं है? युओ फैन ठिठक गया। उसने हैरानी भरी नजर से यूलिन को देखा और फिर दुविधा में सिर हिलाते हुए कहा, क्या क्या ये बड़ा भाई है? उसकी बात ने कमरे में हलचल मचा दी। युओ फैन की नजरें थोड़ी संदेह भरी थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए चापलूस स्वर में जोड़ा, हालांकि चेहरा थोड़ा बदला हुआ है, पर बड़े भाई की शानदार और आकर्षक मौजूदगी को पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती। उसकी इस बात पर शांगुआन किंगयान अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने अपनी आंखें झुका ली और हंसी दबाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। उसके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे। यूलिन की सहन शक्ति इस पर जवाब दे गई। वह क्रोध से कांप उठा। उसने सोचा, यह मजाक है या चोट पहुंचाने का नया तरीका? शांगुआन फेक्सलोंग ने अपनी बेटी को गुस्से से देखा और फिर असहाय मुस्कुराते हुए उसकी हंसी को रोका। किंगयान, अब और मजाक नहीं। किंगयान ने जल्दी से अपने आप को संभाला, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक हल्की मुस्कान थी। फेक्सलोंग ने गंभीरता से कहा, आज ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों इस सब को कैसे संभाल रहे हो? जुओ फैन ने फौरन स्थिति संभालने की कोशिश की। उसने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, चाचा, बात दरअसल। फेक्सलोंग ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर संयम और सवाल दोनों थे, लेकिन जुओ फैन के अगले शब्दों ने उनकी पूरी उम्मीदों को धराशायी कर दिया। मुझे कुछ भी नहीं पता। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। शांगुआन किंगयान फिर से अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी और यूलिन का चेहरा एक बार फिर गुस्से से लाल हो गया। फेक्सलोंग ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचा, ये लड़के आखिर कब बड़े होंगे? शांगुआन फेक्सियों के अंदर जैसे एक सुनामी उठ खड़ी हुई थी। उनका गुस्सा छलक पड़ा और उन्होंने जोर से कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो बोलने की इतनी जल्दी क्यों? और तुम दोनों, आखिर तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता हो सकता है? जुओ फैन ने गहरी सांस लेते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, चाचा, मैं आपके बड़े चचेरे भाई के साथ सुराग तलाशने गया था, लेकिन कौन जानता था कि अचानक कोई पीछे से मुझ पर वार करेगा। जब मैंने होश संभाला तो पूरा इलाका खाली था। बड़ा चचेरा भाई वहां नहीं था। मैं उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागा। डर था कि कहीं फेयन पैलेस के गार्ड उसे न पकड़ लें। लेकिन पूरे दिन की तलाश के बाद भी कुछ पता नहीं चला। तभी मैं लौट आया और देखा कि मेरा चचेरा भाई घर लौट आया है। बीच में क्या हुआ, सच कहूं तो मुझे कुछ पता नहीं। उनकी आवाज में ईमानदारी और हल्की झिझक थी, जो उनके शब्दों को और प्रभावशाली बना रही थी। फेक्सियों की भौहें सिकुड़ गई। वह कुछ देर चुप रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, और ये सब बताने के लिए तुम इतनी जल्दबाजी में थे। अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो ये बात इतनी महत्वपूर्ण कैसे लग रही थी? जुओ फैन ने उदासी भरे स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, चाचा, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैंने सोचा आपको जल्दी बताना मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये गलती थी तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, पर आपकी नाराजगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप मुझ पर इस तरह बिगड़े।
शांगुआन फेक्सियोंग उसकी सच्ची भावना को सुनकर चुप हो गए। वह इस सोच में डूब गए कि जुओ फैन कितना निस्वार्थ है। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जुओ फैन यह सब केवल अपनी स्थिति मजबूत करने और भविष्य में अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए कर रहा था। फेक्सियोंग ने एक गहरी सांस लेते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोले, ये फैन, यह मेरे स्वभाव की जल्दबाजी थी, तुम गलत मत समझो। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, पूरी दुनिया के माता पिता ऐसे ही होते हैं। आप बड़े हैं, मुझसे गलती हो सकती है, पर शिकायत करने की हिम्मत नहीं। फेक्सियोंग ने उसकी इस विनम्रता पर और भी ज्यादा प्रशंसा भरे स्वर में कहा, अच्छा लड़का, यही हमारे शांगुआन परिवार की पहचान है। लगता है मैंने सही व्यक्ति चुना है। हाँ हाँ। ये सुनते ही शांगुआन यूलिन के भीतर एक अजीब बेचैनी उठी। उनका चेहरा तमतमा उठा। उनके मन में अचानक एक खतरे की घंटी बजने लगी। उन्होंने सोचा, कैसे हो सकता है? पहले तो चाचा इसे संदेह की नजर से देखते थे और अब यह उनका प्रिय बन गया है। अगर ऐसा रहा तो भविष्य में इसे हटाना और मुश्किल हो जाएगा। अभी वह अपनी अगली योजना के बारे में सोच ही रहे थे कि फेक्सियोंग ने अचानक कहा, यूलिन, अब जो हुआ उसके बारे में हमें विस्तार से बात करनी होगी। यूलिन इस अप्रत्याशित सवाल पर चौंक गए और अनायास बोल उठे, हाँ चाचा, लेकिन। उनका स्वर लड़खड़ा गया। फेक्सियोंग ने फिर जुओ फैन की ओर मुड़कर गर्व से कहा, यह लड़का तो हमारे शांगुआन परिवार के जैसा है, वफादार और समझदार। यूलिन का चेहरा अचानक गहरे संकट की परछाई में घिर गया। यह स्थिति मेरी पकड़ से बाहर जा रही है। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। शांगुआन फेक्सियोंग ने गहरी भौहें सिकोड़ी और संदेह से भरी आवाज में पूछा, यूलिन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें ये चोटें कैसे लगीं? और उसके साथ ऐसा क्या हुआ? क्या वह अचेत था? यूलिन के माथे पर पसीना छलक आया। एक पल के लिए झिझकते हुए उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, ओह चाचा, ये बात है। कुछ क्षणों में खुद को संभालते हुए उसने गंभीरता का नकाब ओढ़ा और कहना शुरू किया, जब मैं और भाई फेन महल के पहरेदारों के सुराग तलाशते हुए जंगल की ओर बढ़े तो अचानक कुछ लोग हम पर टूट पड़े। ये स्पष्ट था कि वे छिपे हुए खतरे थे। वे इतने तेज थे कि हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। मैंने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत के सामने हम टिक नहीं सके। उस समय मैं सोच ही नहीं पाया। मैंने बस ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि भाई सुरक्षित बच सके। अपनी आवाज में और भावुकता लाते हुए यूलिन ने जोड़ा। लेकिन तभी 5-6 लोग एक साथ सामने आ गए। मुझे अंदाजा हो गया कि उनकी ताकत ज्यादा थी। ऐसे में अगर मैं भाई गु को लेकर बचने की कोशिश करता तो शायद हम दोनों मारे जाते। मैंने तुरंत उनका ध्यान भटकाया और वहां से भागा। ये सब इसलिए किया ताकि भाई गु सुरक्षित निकल सकें। बाद में मैंने खून से लथपथ हालत में वापस जाकर देखा, लेकिन तब तक भाई गु वहां नहीं थे। मैंने यही सोचा कि शायद वह सुरक्षित घर पहुंच गए हैं और यही देखने मैं यहां वापस आया। चाचा, यूलिन अपनी आखिरी सांस तक भाई गु की सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। यूलिन की आवाज में जोश और चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसके शब्दों में इतनी मासूमियत और साहस था कि वहां खड़े लोगों के मन भी हिल गए। जुओ फैन, जो पूरी सच्चाई जानता था, ने मन ही मन सोचा, यह लड़का सच में बड़ा झूठा है। कितना सफाई से हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। अगर मैं खुद इसका शिकार न हुआ होता तो शायद इसे नायक मान लेता। इससे पहले कि शांगुआन फेक्सियोंग कुछ कहते, जुओ फैन ने अचानक आगे बढ़कर यूलिन का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने गहराई से कहा, बड़े भाई, आपका बलिदान असाधारण है। आपने मेरे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। यूलिन, जो अंदर ही अंदर जुओ फैन को नापसंद करता था, लेकिन अपने चाचा के सामने मजबूरी में मुस्कुरा रहा था, बोला, भाई, हम एक ही परिवार के हैं, इसमें अलग से बात करने की क्या जरूरत? जुओ फैन ने अपने और अधिक भावनात्मक रंग लाते हुए कहा, बड़े भाई, मैं अपने इस छोटे से जीवन को इतना मूल्यवान नहीं मानता कि आपके जैसे महान इंसान मेरे लिए इतनी तकलीफ झेलें। जब मैं सोचता हूं कि आपके कारण मैं जिंदा हूं तो मेरा दिल सिहर उठता है। अगर आपकी वजह से कुछ हो जाता तो मुझे खुद पर कभी माफी नहीं मिलती। ये कहते हुए जुओ फैन ने ऐसा नाटक किया जैसे वह फूट फूट कर रो रहा हो। उसने यूलिन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और अपनी सारी नाक और आंसू उस पर पोंछ दिए।
भीड़ ने यह सब देखा और एक पल के लिए सन्न रह गई। शांगुआन फेक्सियोंग ने भी गहरी सांस ली और सोचा, यूलिन में सचमुच कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का गुण है। पर यूलिन, जो अपनी चालाकी पर इतराता था, अब गुस्से और बेबसी से भर गया। उसने मन ही मन सोचा, इस चुओ फैन ने मेरे ही नाटक को अपने अंदाज में पलट दिया। अब तो चाचा इसे और भी महान समझने लगेंगे। इस पूरे दृश्य ने यूलिन के भीतर एक नई बेचैनी भर दी। शांगुआन यूलिन भीतर से पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी और ऊब छाई थी। लेकिन शांगुआन फेक्सियोंग के सामने वह अपनी असलियत छिपाने में माहिर था। चेहरे पर बमुश्किल एक शानदार मुस्कान लाते हुए उसने राहत भरी आवाज में कहा, भाईगू, ऐसा मत करो। बड़े चचेरे भाई। भाईगू, बड़े चचेरे भाई, भाईगू। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे शब्दों से कहीं अधिक उनकी आंखें भावनाओं को बयां कर रही हों। इस गहन क्षण को देखकर शांगुआन फेक्सियों के पास खड़ी दोनों पिता पुत्रियों ने आ भरते हुए सिर हिलाया। ये भाईचारे का एक अद्वितीय दृश्य था। हालांकि कोने में बैठा छोटा तीन लिंक, जो अपने खिलौने से खेल रहा था, कभी कभार दरवाजे की ओर देख लेता। उसकी निगाहों में खींच थी। वह अपने आप बड़बड़ाया, ओह, पिता ने फिर से नाटक शुरू कर दिया। और ये बड़ा चचेरा भाई भी। दोनों को बेशर्मी में महारत हासिल है। ये तो मानो अभिनय के सम्राट हो गए हैं। भले ही उसका शरीर एक छोटे बच्चे का था, पर उसने जुओ फैन के साथ सालों का अनुभव बांटा था। इतने वर्षों में उसने इतनी चालाकियों को देखा और समझा कि अब ऐसे दृश्य उसे और अधिक प्रभावित नहीं करते थे। वह बस अपने खिलौने में व्यस्त रहा और इन नाटकीय भावनाओं की ओर ध्यान न देते हुए अपने मन में तिरस्कार भरा। शांगुआन फेक्सियोंग, जो इन भावनाओं को देख रहे थे, ने आखिरकार एक हल्की झिड़की दी। ठीक, अब बहुत हो गया। ये भाईचारे की भावना देखकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश है, लेकिन तुम दोनों बड़े आदमी हो। यूं रोते धोते और हाथ थामे खड़े रहोगे तो लोग क्या कहेंगे? यह सुनते ही जुओ फैन और यूलिन ने झेंपते हुए एक दूसरे को देखा और हल्की मुस्कान के साथ अलग हो गए। हालांकि यूलिन के मन में बेचैनी और घृणा उमड़ रही थी, खासकर जब उसने देखा कि उसके हाथ जुओ फैन के आंसुओं और नाक से भीगे हुए थे। वह मन ही मन चीख उठा, ये सब क्या है? ये इंसान भी हद पार कर गया है। परंतु उसने इस घृणा को चेहरे पर नहीं आने दिया। वह अब भी मुस्कुराता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शांगुआन फेक्सियोंग ने दोनों की ओर देखा और संतोषपूर्वक सिर हिलाया। बहुत अच्छा, सबसे जरूरी यह है कि तुम दोनों सुरक्षित वापस आ गए। यूलिन, जब तुम वापस आए तो क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? यूलिन ने तुरंत आत्मविश्वास से उत्तर दिया, चाचा, आप चिंता न करें, मैं हमेशा सतर्क रहता हूं। कोई मेरी पूंछ नहीं पकड़ सका। यह सुनकर शांगुआन फेक्सियोंग ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब मैं तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूं। यह काम तुम्हारे कंधों पर है। यूलिन, जो अभी तक जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था, अचानक चौंक गया। उसकी आंखों में उलझन और सवाल झलकने लगे। महत्वपूर्ण कार्य? एक और, उसने मन ही मन सोचा। उसके विचारों में हलचल मच गई। एक पल को वह सोचने लगा, बूढ़े दानव ने पहले ही मुझ पर भारी जिम्मेदारी डाल दी है, और अब चाचा भी। आखिर दुनिया का सारा बोझ मेरे ही कंधों पर क्यों? पर कुछ ही क्षणों में वह खुद को संभालते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा, काश ऐसा लगता है कि मैं वाकई उत्कृष्ट हूं। जितनी अधिक क्षमता, उतनी ही जिम्मेदारी। इस विचार के साथ यूलिन ने अपने चेहरे पर गर्व का भाव लाते हुए कहा, चाचा, आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। यह काम मैं अपने पूरे दिल से निभाऊंगा। लेकिन भीतर से वह थका हुआ और परेशान महसूस कर रहा था। इस बेशर्मी भरी जिंदगी को कब तक निभाना पड़ेगा? उसने एक गहरी सांस ली और अपने भावों को दबाते हुए शांति बनाए रखी। अंधेरी रात के आकाश तले गलियारों की कई परतों से होकर गुजरते हुए शांगुआन फेक्सियोंग शांगुआन यूलिन को एक साधारण दिखने वाले कमरे के दरवाजे तक लेकर आए। उनके कदम थमे और उन्होंने दरवाजे के पास झुकते हुए गंभीर स्वर में कहा, 3 प्रहरियों, मैं उसे लेकर आया हूं। अंदर से एक बूढ़ी गहरी आवाज गूंजी, अंदर आ जाओ। शांगुआन फेक्सियोंग ने धीरे से सिर हिलाया, दरवाजा खोला और यूलिन के साथ कमरे में प्रवेश किया। भीतर शांगुआन परिवार के 3 सबसे अनुभवी और वरिष्ठ प्रहरियों को देखकर माहौल और भी गंभीर हो गया। कमरे में एक अजीब सी गंभीरता और अदृश्य दबाव महसूस हो रहा था। शांगुआन यूलिन ने फौरन झुककर अभिवादन किया। उसकी आवाज में गहन आदर था।
छोटा शांगुआन युलिन तीनों प्रहरियों के सामने उपस्थित है। तीनों बूढ़ों ने धीरे से आंखें खोली, उनकी नजरें युलिन पर जाकर टिक गईं। कुछ पल के मौन के बाद एक ने कहा, ठीक है, सीधे मुद्दे पर आओ। लेकिन जैसे ही उन्होंने युलिन को देखा, उनके चेहरे पर विस्मय और हल्की निराशा की झलक आई। युलिन का चेहरा चोटिल और थका हुआ था, मानो किसी गहन संघर्ष से लौटा हो। उनमें से एक ने गहरी सांस लेते हुए शांगुआन फेक्सियोंग की ओर देखा और धीरे से पूछा, फेक्सियोंग, ये क्या हालत है? ये किस तरह की तैयारी है? फेक्सियोंग के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। वह हल्की हंसी के साथ तीनों के करीब गया और धीमे स्वर में कुछ फुसफुसाया। उनकी बात सुनने के बाद तीनों बूढ़े गंभीरता से सिर हिलाने लगे। ओह, तो ये लड़ाई के दौरान हुआ, परिवार के लिए, अब समझ में आया। युलिन, जो अभी तक गंभीर मुद्रा में खड़ा था, ने उत्साह से सिर हिलाया। 3 प्रहरियों, परिवार के लिए कुछ भी करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। युवा पीढ़ी हमेशा तत्पर है। तीनों प्रहरियों ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम समझते हैं, लेकिन लड़ाई इतनी भीषण थी कि तुम्हारी हालत देखकर लगता है जैसे तुम्हारी मां भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे। युलिन, जिसने ये सुना, खुद को संयमित करते हुए धीमे से सिर झुका लिया। हालांकि उसके दिल में बेचैनी और शर्मिंदगी थी, लेकिन वह चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने में कामयाब रहा। तीनों प्रहरियों ने एक साथ ठहाका लगाया और कहा, चोट तो मामूली है, ये जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इसके बाद अचानक उनकी मुस्कान गंभीरता में बदल गई। उनके चेहरे पर कठोरता और उनके शब्दों में दृढ़ता झलकने लगी। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, शांगुआन युलिन, तुम शांगुआन परिवार के पहले शिष्य हो। अपनी ताकत और साहस के कारण युवा पीढ़ी के नेता माने जाते हो। इस बार हम तुम्हें एक बेहद खतरनाक और जिम्मेदारी भरा काम सौंप रहे हैं। यह ऐसा कार्य है जिसमें सफलता की गारंटी नहीं है, और यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी जान बचनी मुश्किल होगी। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? युलिन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मुट्ठियां बांध ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, युलिन अपने परिवार का आनी है, मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तीनों बूढ़ों ने प्रशंसा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। उनमें से एक ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, यही हम चाहते। फिर उन्होंने अपना मिशन समझाना शुरू किया। फेयन महल जल्द ही एक कीमियागर प्रतियोगिता आयोजित करने वाला है। कई कीमियागर वहां उपस्थित होंगे और महल के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे। तुम्हारा काम है एक कीमियागर का रूप धारण कर महल में प्रवेश करना। तुम्हें महल के नक्शे और उसकी व्यवस्था का पता लगाना होगा। इससे हमें भविष्य में अपने अगले कदम की योजना बनाने में मदद मिलेगी। यह सुनकर युलिन एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने तुरंत सवाल किया, मुझे एक कीमियागर का रूप धारण करना है, लेकिन मेरी कीमियागरी तो। तीनों प्रहरियों ने उसकी बात काटते हुए कहा, हम जानते हैं कि शांगुआन परिवार में कीमियागर बहुत कम है, लेकिन यही कारण है कि हमें तुम पर भरोसा है। हम तुम्हें यह काम सौंप रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धिमानी और धैर्य है। तुम्हें बस ये दिखाना है कि तुम एक माहिर कीमियागर हो। युलिन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखना मेरी प्राथमिकता है। तीनों ने उसकी तत्परता देखकर संतोष से सिर हिलाया। कमरे में गंभीरता अब प्रेरणा और साहस के माहौल में बदल चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए शत्रु की आवाज कमरे के सन्नाटे को तोड़ती हुई आई। उसने संयमित लहजे में कहा, कीमिया केवल एक तकनीक नहीं है, यह साधना, कौशल और कला का संयोजन है। जब इन तीनों का तालमेल शिखर पर पहुंचता है, तब असली कीमियागर बनता है। लेकिन वर्तमान में हमारी तकनीक और साधना इस मुकाम तक नहीं पहुंची है। यही वजह है कि हमें अपने कौशल और धैर्य को साधना के साथ जोड़ना होगा। वह थोड़ी देर के लिए रुका, फिर गंभीर स्वर में आगे बढ़ा। आमतौर पर 7वीं श्रेणी का कीमियागर भगवान के स्तर तक पहुंचता है। 8वीं श्रेणी का आभासी क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है और 9वीं श्रेणी आत्मा का प्रतीक है। लेकिन केवल 10वीं श्रेणी के कीमियागर को ही असली मास्टर कहा जा सकता है। गुयुआन में ऐसे गिने चुने ही लोग हैं। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हम तीनों अपनी सामूहिक साधना के बावजूद अभी केवल 9वीं श्रेणी की साधारण औषधियां तैयार कर सकते हैं।
10वीं श्रेणी तक पहुंचना अभी भी हमारे लिए असंभव है। और तुम युलिन, तुम्हारी वर्तमान योग्यता 7वीं श्रेणी तक भी नहीं पहुंची है। अधिक से अधिक तुम 6ठी श्रेणी की औषधि बना सकते हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हमने तुम्हें प्रशिक्षित करने के लिए ये कुछ दिन रखे हैं ताकि तुम 8वीं श्रेणी के कीमियागर का स्तर हासिल कर सको। तभी तुम महल के अंदर जाने के योग्य बनोगे। शांगुआन युलिन की भौहें चिंतित हो उठीं। उसने आशंकित स्वर में कहा, 8वीं श्रेणी? इतने कम समय में यह कैसे संभव होगा? मैं कीमिया के बारे में केवल आधारभूत जानकारी जानता हूँ। साधारण औषधि तैयार करना तो समझ आता है, लेकिन जटिल और उच्च श्रेणी की औषधियों का तो कभी अभ्यास ही नहीं किया। थोड़ी सोचकर उसने कहा, क्यों न भाई गु को यह काम सौंप दिया जाए? आखिर वह कीमियागर तो है। युलिन के इस सुझाव पर तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। उनमें से एक ने गंभीरता से कहा, युलिन, हमने इस पर विचार किया था, लेकिन भाई गु की क्षमता और साधना भी सीमित है। वह 5 गुना साधना आधार के साथ 7वीं श्रेणी का कीमियागर बन सकता है, लेकिन 8वीं श्रेणी तक नहीं पहुंच सकता। और तलवार सितारा साम्राज्य में 7वीं श्रेणी का स्तर पर्याप्त नहीं है। दूसरे ने गहरी आवाज में जोड़ा, इसके अलावा वह परिवार का हिस्सा नहीं है। उसका विश्वास पात्र होना भी संदिग्ध है। यह काम इतना महत्वपूर्ण है कि इसे केवल परिवार के भरोसेमंद सदस्य को ही दिया जा सकता है। शांगुआन युलिन ने यह सुनते ही धीरे धीरे सिर झुकाया। भीतर से वह खुद को उलझन और गुस्से से भरता हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा, क्यों मुझे ही यह खतरनाक काम करना है? क्या मेरा जीवन इतना महत्वहीन है? लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अचानक उसके चेहरे पर दृढ़ता की झलक आई। उसने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए कहा, तीनों आदरणीय बुजुर्गों, मुझे लगता है कि भाई गु ने अपनी वफादारी साबित कर दी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उसने संकट के समय मेरा साथ दिया। अगर आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, तो मुझसे ये भी अपेक्षा कर सकते हैं कि मैं सही व्यक्ति को पहचान सकता हूं। क्या यह सही नहीं है चाचा? शांगुआन फेक्सियोंग ने कुछ देर चुप रहने के बाद सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सच है। तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने कहा, युलिन, तुम्हारा उत्साह और आत्मविश्वास देखकर हमें खुशी होती है। तुम्हारे जैसे युवाओं से ही परिवार को उम्मीद है। इस मिशन को पूरा करने के लिए अब तुम्हें ही तैयार होना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं। युलिन ने अपने भीतर बढ़ते आत्मविश्वास को महसूस किया। उसने अपने हाथ बांधे, झुककर कहा, मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने का वादा करता हूँ। शांगुआन परिवार का सम्मान और सुरक्षा मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तीनों बुजुर्गों ने संतोष के साथ सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब आराम करो, क्योंकि आगे का रास्ता तुम्हारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। थोड़ा सिर हिलाते हुए शांगुआन फेक्सियोंग ने अपनी बात रखी, मैं बस इस मुद्दे पर कुछ और विचारों का आदान प्रदान करना चाहता था। युलिन ने जो कहा उसे ध्यान से सुना है। अगर वह इस निर्णय पर अडिग है तो मैं उसे मंजूरी देता हूं। लेकिन गुयिफान के बारे में एक और बात है, उसे अब हमारे अपने लोगों के बीच नहीं देखा जा सकता। फिर भी मुझे विश्वास है कि उसके दिल में विश्वासघात करने का कोई इरादा नहीं था। यदि ऐसा है तो वह हमारी पूरी श्रद्धा के योग्य है। फेक्सियोंग की आवाज में एक गहरी समझ थी और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं चाहता हूं कि उनके पिता पुत्र पर कोई प्रतिबंध न लगे, बल्कि हमें उन्हें अपने शांगुआन परिवार का हिस्सा मानना चाहिए। आज के घटनाक्रम को देखकर मुझे लगता है कि वह न केवल साहसी है, बल्कि हमारे पारिवारिक मूल्य और आदर्शों से मेल खाता है। तीनों बुजुर्ग जो सख्त थे, अब एक दूसरे की ओर देखा और फिर शांगुआन फेक्सियोंग की ओर मुड़े। एक ने गंभीरता से कहा, फेक्सियोंग, तुम्हारी दृष्टि सही है। तुम जैसा चाहो वैसा ही हो, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि महल के भीतर से जानकारी की जांच ठीक से हो रही है। शांगुआन युलिन ने चुपचाप सामने आकर विनम्रता से कहा, तीनों आदरणीय, कृपया भाई गु को एक अवसर दें। वह सचमुच कड़ी मेहनत कर रहा है और हमारे शांगुआन परिवार में पूरी तरह से समाहित होना चाहता है। यह देखकर शांगुआन फेक्सियोंग के चेहरे पर संतोष का भाव था और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। युलिन, तुमने सही कहा। मुझे खुशी है कि तुम अपनी ओर से इसे पूरी तरह से समर्थन कर रहे हो।
फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि दोनों इतने ईमानदार होते हुए कुछ समय के लिए बाहर क्यों चले गए। उसने हल्के से सिर हिलाया और आगे कहा, यह निश्चित रूप से उस व्यक्ति की पीड़ा और समानता के बारे में कुछ है शायद। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। फेक्सियोंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तीनों आदरणीय, क्या आप सोचते हैं कि गुयफान एक असली कीमियागर है, 7वीं श्रेणी का? फिर शाही महल में घुलने मिलने का क्या वाकई मौका हो सकता है? मुझे लगता है कि हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगर हम उसे हमारे साथ जोड़ सकते हैं तो ये हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस पर तीनों दूत एक दूसरे से नजरें मिलाते हुए बोले, अगर तुम कहते हो तो क्या हमें इस बाहरी व्यक्ति को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए? शांगुआन फेक्सियोंग ने खुशी से सिर हिलाया और शांगुआन युलिन ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ, यह अच्छा होगा। भाईगू को एक अवसर मिलना चाहिए ताकि वह अपनी योग्यता को साबित कर सके। लेकिन फिर एक दूत ने हल्की चिंता जताई, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति अभी भी हमारे परिवार के कुछ वृद्धों के लिए असहजता का कारण बनता है। हमें इस पर थोड़ा विचार करना होगा। उनकी बातें सुनते हुए शांगुआन युलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब तक हम भाईगू को अपने परिवार का सदस्य मान सकते हैं, हम उसे अपनी क्षमता दिखाने का मौका देंगे। तीनों दूत एक दूसरे को देखकर फिर से चिंता व्यक्त करते हुए बोले, हमें उसकी निगरानी जरूर करनी चाहिए ताकि वह हमारी सीमाओं से बाहर न जाए और हमारे परिवार को खतरे में डाले। शांगुआन फेक्सियोंग ने फिर से सिर झुकाया और अपनी चिंता को दूर करते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस बच्चे का असली सार वही है जिसे हमें देखना चाहिए। हाँ, वह हंसी और मजाक कर सकता है, लेकिन उसका दिल साफ है। हमारा शांगुआन परिवार कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता है? तीनों दूतों ने अपनी नजरों को एक जगह जमा किया और फिर एक हल्के से सख्त स्वर में कहा, जो महान कार्य करते हैं वे कभी प्रकट नहीं होते। हमें अपने निर्णयों पर विचार करना होगा। शांगुआन युलिन ने इस पर सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल, भाईगू बुरा नहीं मानेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि वह इस परिवार के साथ मिलकर काम करेगा। युलिन की बातों में दृढ़ विश्वास था और फेक्सियोंग ने सिर हिलाकर पुष्टि की, ठीक है, हमें इस पर काम करना चाहिए। समय सब कुछ तय करेगा। यह वाक्य सुनते ही तीनों बुजुर्गों और शांगुआन युलिन ने अपनी सहमति व्यक्त की, लेकिन शांगुआन फेक्सियोंग अभी भी थोड़े संकोच में था और उसने सिर झुकाकर कहा, हालांकि ऐसा करना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम एक अजनबी को उसकी निगरानी करने के लिए भेजेंगे तो मुझे डर है कि वह इसे नापसंद करेगा। इसके बजाय यह स्थिति उल्टी हो सकती है और उसे घृणा महसूस हो सकती है। फिर उसने एक हल्का सा विचार करते हुए कहा, याद रखो, यान को भेजना बेहतर होगा। वह गुयफान को जानता है और उसकी मदद करने के बहाने वह उसकी निगरानी कर सकेगा। वे दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो शायद वह बुरा नहीं मानेगा। शांगुआन युलिन ने जल्दी से अपना सिर झटका और उत्तेजित स्वर में कहा, क्या चचेरे भाई? नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी आवाज में चिंता और तर्क की एक छलक थी, जैसे वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हो। फेक्सियोंग ने फिर से मजबूती से कहा, ठीक है, यानर ही सही है, वही सबसे उपयुक्त होगा। फिर सभी बुजुर्गों ने एक स्वर में कहा, फेक्सियोंग, तुम सही हो, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करो। शांगुआन युलिन ने थोड़ा निराश होकर सिर झुका लिया और उसकी आंखों में घबराहट और असमंजस था। जैसे ही सभी ने योजना पर सहमति जताई और यानर को निगरानी के लिए भेजने का निर्णय लिया, युलिन की चीखें अचानक रुक गईं और तीनों बुजुर्गों ने उसकी आवाज को दबा दिया। चारों ने उसका विरोध बिल्कुल भी नहीं किया। युलिन की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वह एक पल के लिए और कुछ कहने में असमर्थ था। क्या किया मैंने? वह सोच रहा था, क्या मैंने सच में अपने चचेरे भाई को फिर से उस बच्चे के पास भेज दिया? अगर उसे पहले से यह पता होता तो शायद वह इसे कभी सिफारिश नहीं करता। यह वाकई आत्मपराजय जैसा महसूस हो रहा था। वह टूट चुका। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। यह सोचते हुए उसने खुद को कोसते हुए एक गहरी सांस ली। आखिरकार सभी की निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं और शांगुआन युलिन पूरी तरह से अवाक, बस एक हल्का सा झुकाव करता है और कुछ हद तक बेचैन होकर बोला, कुछ नहीं, मुझे दांत में दर्द हो रहा है। उसके शब्दों में संकोच और थोड़ी सी शर्मिंदगी थी, जैसे वह अपने भीतर के संघर्ष को दबा रहा हो।
ये दृश्य देखकर चारों ने उसे देखा और एक दूसरे को देखकर चुपचाप आगे बढ़े, जैसे सभी ने शांगुआन युलिन की स्थिति को समझ लिया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा।